हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जो कि है इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर राहुल और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के 9th चैप्टर का द कंक्लूजन वाला पार्ट, यानी द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पे हमने कॉन्सेप्ट को लर्न किया और कुछ एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उस सेशन को हमने खत्म किया था। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से हम अपनी पूरी कहानी स्टार्ट करेंगे और आगे लेके जाएंगे लास्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स यहाँ पे होगा। उसके आगे के सवाल, मतलब पहले 3 सवाल और एग्जाम्पल्स हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे और एक छोटी समरी है जिसको हम समझते हुए चैप्टर की समाप्ति करेंगे। मतलब फुल तैयारी है आज अपनी 9th चैप्टर निपटाने की। ठीक है, 10वीं क्लास का 9वां चैप्टर है। चलिए, समय आपका मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, पहला ही क्वेश्चन हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपको याद दिला दूं यहाँ पे, तो हमने पिछले सेशन में डिटेल में समझा था कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात सुनना, क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि सर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम का निर्माण। अगर आपने सही डायग्राम बना दिया, सही तरीके से चीजों को वहां मेंशन कर दिया, तो आपका 50% काम तो हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए, आपको बोला है कि एक पॉइंट जो कि टावर पे है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। तो प्रोबेबली अगर मैं यहां पे बनाना शुरू करूं, ठीक है, और मैं यहां पे निर्माण करूं किसका, एक ट्रायंगल का, तो कुछ इस प्रकार का मामला होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या बोला, यहां पे क्या क्या जानकारी उपलब्ध है आपके पास। तो सर इन्होंने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो ये रहा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ठीक है, और आपको क्या पता है कि जो पॉइंट है जहां से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो 30 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर से। तो अगर ये मेरा टावर है, ये हो गया उसका फुट, यहां से 30 मीटर दूर है कौन, वो पॉइंट जहां से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। आपको क्या पूछा है कि इसकी जो हाइट है h वो कितनी होगी। यहां पे सवालिया निशान एक खड़ा है। एक नाम दे दो भैया इसको, ताकि हम इजीली कम्युनिकेट कर पाए। तो नाम रख दिया हमने इसका ABC। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में डायग्राम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काफी चीजों को सॉल्व करने में। अब अगर आप डायग्राम से देखें तो प्रोबेबली ये 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर का सवाल कैसे, बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन करना है कि एंगल B जो है वो है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी एक निशान लगा सकते हैं कि एंगल B है 90 डिग्री। चलिए, गुड टू गो। उसके बाद आप क्या बोलेंगे सर, इसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे कि एंगल B है 90 डिग्री और मेरा जो एंगल C है वो है 30 डिग्री। मैं साथ ही साथ सामने वाले को बताते भी चलूं कि ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, उससे क्या होगा, सामने वाले को समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सी चीज के सहारे सवाल को सॉल्व किया जा रहा है। देन आप क्या मेंशन करेंगे सर, देन हम मेंशन करेंगे कि हमारा जो BC साइड है वो है कितना सर, वो है 30 मीटर्स। और साथ ही साथ में मेंशन कर दूंगा कि ये एंगल के लिहाज से किस जगह पे है। तो अगर मैं एंगल के लिहाज से देखूं तो इट इज एडजेसेंट साइड। तो यहां पे मैंने लिख दिया बाजू में एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब जो तीसरी चीज दो एक और होगी वो होगा AB, जो कि है हमारा अननोन क्वांटिटी। ठीक है, यहां पे आप ब्रैकेट में उसके लिए लिख देंगे ये h है, हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, ये भी मुझे नहीं पता तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन ये इसकी पोजीशन क्या है ये तो मुझे पता है, वैल्यू नहीं पता पर पोजीशन पता है। तो ये है ऑपोजिट साइड। अब बहुत लोग जो कहते हैं ना कि सर इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस क्यों, क्योंकि देखो हाइट मुझे पता लगानी है, डिस्टेंस मुझे दिया है। 90% क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि इसी से आते हैं। हाइट पता है, डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस पता है, हाइट निकाल दो। ठीक है, अब यहां पे देखो
एंगल है अपने पास हाइट और डिस्टेंस में से एक क्वांटिटी है, यानी अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखें तो हमारे पास अपोजिट और एडजेसेंट में से एक पता है, तो मुझे वो रेशियो यूज करना पड़ेगा जहां पे अपोजिट और एडजेसेंट काम में आते हैं या फिर उसका मेंशन होता है, उसके बारे में बात होती है। तो वो रेशियो कौन सा है? तो सर वो रेशियो है हमारा tan थीटा। तो आपने लिखा यहां पे यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। और यहां लगाया ब्रैकेट, हमने लिखा वी गेट। इसको यूज करके हमें क्या मिलेगा? तो सर इसको यूज करके हमें मिलेगा हमारा रिजल्ट। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इसके बाद आप यहां पे नेमिंग करो, जैसे थीटा एंगल कौन सा है? तो थीटा है भैया एंगल सी, ठीक है। अपोजिट का नाम क्या है? तो अपोजिट का नाम है ए बी। एडजेसेंट का नाम क्या है? तो एडजेसेंट का नाम है बी सी। ये सारी चीजें आप लिखते हो। अब आप वैल्यूज इंपुट करोगे तो सी की जगह रख दोगे उसका एंगल, दैट इज 30 डिग्री, है ना। ए बी की जगह आपको कुछ पता नहीं है तो सिर्फ एच लिख दो, क्योंकि हमने उसको एच नाम दिया हुआ है, ठीक है। और बी सी की वैल्यू आपको पता है 30, तो वो लिख दीजिए। अब tan 30 की वैल्यू आपको आइडियली याद होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू वैसे आपको मिलेगी 1/√3, राइट। और ये हो जाएगा कितना? 1/√3। उधर है आपका एज इट इज h/30। अब गणित का ज्ञान कहता है कि h निकालना है तो 30 को यहां भेज दो। तो आपने लिखा यहां पे कि भैया 30/√3 इज द वैल्यू ऑफ h। यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं सर, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहिए। स्पेशली गणित में जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट की वैल्यू आने को थोड़ा सा शुभ नहीं मानते, मतलब अच्छा नहीं मानते। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब इसको हटा के आप ऊपर भेज दीजिए और नीचे कोशिश कीजिए कि नंबर आ जाए कोई सा, ठीक है। नंबर इन सेंस रैशनल नंबर आ जाए, रूट वाला वैल्यू ना रहे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 30/√3 इंटू √3/√3 इज इक्वल्स टू h। इसको हम क्या कहते हैं गणित की भाषा में? सर इसको हम कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर प्रोसेस। अब यहां पे ऊपर हो जाएगा 30√3, नीचे √3 से √3 मल्टीप्लाई होके आपको दे देगा 3, और आपको मिल जाएगी h की वैल्यू कितनी? 3 और 30 कैंसिल, तो आपको मिलेगा 10√3 मीटर्स इज द वैल्यू ऑफ h। तो कितनी है आपकी हाइट? हाइट है 10√3 मीटर्स। तो यहां पे आप लिख दोगे कि हाइट ऑफ द टावर इज h इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर्स। ये क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। ऑल गुड टू गो, बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिएगा पतंग के बारे में है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो देखो मैंने जैसे ही ये लाइन पढ़ी, सबसे पहले मैंने क्या किया, चलिए इसका अपने काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमारी काइट यहां कहीं है, तो ये काइट हो गई 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये हो गया हमारा काइट का डिस्टेंस, ठीक है। अब आपने ग्राउंड की बात कही है तो ग्राउंड बना भी दो। तो मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार। चलिए और यहां पे हम आगे की बात करेंगे। अब सवाल में क्या कहा है इन्होंने? सर सवाल में ये कहा है कि काइट जो है वो जमीन से 30 मीटर ऊंची उड़ रही है, 60 मीटर माफ कीजिएगा। अब काइट में क्या ही बनाऊंगा मैं, उसको एक सर्कुलर डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे जब कोई चीज ऊंचाई पे पहुंच जाती है तो ऐसी तो दिखती है ना। और ये डिस्टेंस इन्होंने कितना बोला? इन्होंने कहा 60 मीटर है ग्राउंड से ऊपर। तो ये 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर। चलिए गुड टू गो है जी यहां तक तो, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ऑब्वियस सी बात है, पतंग उड़ रही होगी तो उसका एक धागा या मांझा तो होगा ही, ठीक है। तो वो जो धागा या मांझा है जिसको अभी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं पिक्चर में, तो मान लीजिए ये हमारी पतंग थी, इससे ही ये धागा हमने उड़ाना शुरू किया था। और इंसान क्या किया, थोड़ा सा थक गया तो उसने क्या किया, उसको जमीन से एक जगह पे बांध दिया, ठीक है। तो ये जो काइट का धागा है ये बंधा हुआ है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। तो ये था हमारा धागा, स्ट्रिंग, इसका इंक्लिनेशन, इसका एंगल विद द ग्राउंड। ग्राउंड कहां है? ये रहा। कितना है भैया? इस 60 डिग्री। तो यहां पे मैं मेंशन करूंगा कि ये कितना है, ये है 60 डिग्री का एंगल। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको क्या पता लगाना है?
आपको पता लगाना है कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी ये आपको पता लगाना है। गिवन दैट बीच में कोई भी ऐसा स्लैग का मतलब पता है यहाँ पे क्या है, इन सेंस कि कहीं पे कोई नॉट आपने टाई नहीं करी है, आप पूरा जैसे नॉर्मल एकदम सीधी स्ट्रिंग होती है वैसा ही उसको यूज कर रहे हैं। चलिए अब यहां बात होगी इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सर सबसे पहले तो ट्राइंगल की नेमिंग कर दीजिए। चलिए तो भैया ए बी सी के नाम से हम बहुत बार यूज करते हैं तो वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे हम शुरू करेंगे हमारी कार्रवाई कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक काम करते हैं थोड़ा सा थिकनेस कम कर देते हैं व्हाइटनर अपने पेन की ताकि इजीली आपको दिख जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा भैया इन, दिस इज बेटर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। इस बात को हमें यहाँ पे क्लियरली हमने पुष्टि कर रखी है, ठीक है। चलिए तो क्या बोला आपने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अब मैं आगे क्या बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा कि भैया एंगल ए जो है हमारा, कौन सा एंगल ए, नहीं सॉरी एंगल सी जो है हमारा वो कितना है सर, वो है 60 डिग्री, ठीक है भैया। और इसको मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, ये हमारा साथ ही साथ में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी है ना। चलिए ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो जो एंगल सी है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे आपका। अब आप बोलोगे कौन सी चीजें आपको पता है, तो मुझे ए बी पता है और वो है 60 मीटर, ठीक है। और अगर मैं इसको एंगल सी के लिहाज से देखूं तो एंगल सी के लिहाज से यह है ऑपोजिट साइड, ठीक है ना। और साथ में जो मुझे पता करना है वो है AC, तो AC मुझे पता नहीं है, AC का आगे लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। और ये है हमारी हाइपोटेन्यूज, है ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सर 90 डिग्री के ठीक सामने वाली है तो इसको हम हाइपोटेन्यूज ही कहते हैं, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको। चलिए अब क्या होगा सर, मुझे अपोजिट साइड पता है और हाइपोटेन्यूज के बारे में पता लगाना है, तो मुझे वो रेशियो सोचना है जिससे मेरा ये काम हो सके। तो वो एक रेशियो है, बेसिकली दो हैं पर हम उनमें से कोई एक ही करेंगे। तो जो मोस्ट इजियर टू यूज जिसकी वैल्यू याद होगी वो है साइन थीटा। तो यूजिंग साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वी गेट, चलिए क्या मिलेगा आपको इससे, तो सर इससे हमें मिलेगी हमारी एक, कह सकते हो कि इन दी एंड सॉल्यूशन वाला हमारा जो प्रोसेस है अब वो स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे आपने यहाँ पे साइन में जो एंगल था वो लिखा, तो सर एंगल है हमारा सी, अपोजिट साइड का नाम लिखो तो वो है ए बी, हाइपोटेन्यूज का नाम लिखो तो वो है ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू, तो साइन सी की जगह लिख दोगे साइन 60 डिग्री, ए बी की जगह उसकी वैल्यू 60 और ए सी अभी आपको पता करना है। अब साइन 60 जो है वो होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन ए सी। अब गणित का ज्ञान क्या कहता है कि सर ए सी आ जाएगा ऊपर और ये 60 में इंटू हो जाएगा 2 और डिवीजन में आ जाएगा 3, है ना, यही होगा ना, बिल्कुल सर। तो ये होगा सर 120 बताए √3। अब तो यहाँ पे आपको AC मिला, AC इज इक्वल्स टू 120 अपॉन √3। अब आपने और मैंने एक चीज पढ़ी है कि भैया रूट जो है आपका वो डिनोमिनेटर के साथ नहीं जाता है, कोशिश करते हो आप रैशनलाइज करने की, तो आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है रूट वाली वैल्यू, यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास AC का जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए 120 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू 3, 3 चीजें होंगी कैंसिल, तो 3 4 12, तो 40 √3 मीटर आना चाहिए मेरी फाइनल वैल्यू कुल मिला के जोड़ घटा के। ये क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे जरा सी भी नहीं सर। अब आप देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भैया एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी क्वेश्चन है, ऐसी कुछ खास दिक्कत मुझे तो नहीं आई, आपको भी नहीं आई होगी ऐसी मेरी उम्मीद है, बाकी आप लोग बेहतर बता सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड टू गो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें। चलिए 40 √3 था हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यह 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको व्यक्ति की हाइट भी दे दी है,
1.5 मीटर टॉल बॉय। तो इसको आपको अपने दिमाग में लेके चलना है कि ये हमें कहीं ना कहीं यूज होगी, ठीक है। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो चलिए पहले आपने बनाई एक 30 मीटर की बड़ी बिल्डिंग, ठीक है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग आप बना रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले, तो ये हमने बना दिया 30 मीटर की एक लंबी बिल्डिंग, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत फिलहाल नहीं सर, ये तो बढ़िया से बन गई है। चलिए अब एक व्यक्ति है, एक बालक है जो कि वहां से 1.5 मीटर की हाइट के साथ है और वो कुछ दूरी पे खड़ा है। देखो सम डिस्टेंस लिखा है भैया, कितना डिस्टेंस है ये तो मुझे भी नहीं पता, सम लिखा है तो हमने सम डिस्टेंस यहाँ पे देख लिया। और बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं भैया कि बिल्डिंग हाइट कितनी है। तो सर बिल्डिंग हाइट है 30 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने यहाँ पे बना दिया 30 मीटर, ठीक है। अब आपने क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज ऑन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 60 टू 30। अच्छा देखो यहाँ पे दो एंगल दिए, तो हो क्या रहा है 60 टू 30, ये भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमारे काम आएगी, ठीक है। फिर एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, अब देखो व्यक्ति पहले मान लो हम यहाँ पे पोजीशन देते उस व्यक्ति को कि वो यहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है। अब जब इतनी दूर खड़ा है तो पहले तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ग्राउंड बना लेते हैं ताकि हमें रियलाइज हो जाए कि वह क्या उसकी वॉकिंग पोजीशन और कैसे वो व्यक्ति मूव कर रहा है। तो ये हमारा एंगल हो गया, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार, इसको थोड़ा और सीधा कर देते हैं। चलिए लगभग ऑलमोस्ट हो गया। तो ये हमारा ग्राउंड है। मान लीजिए अभी वो जो विद्यार्थी है, वो जो स्टूडेंट है, वो जो व्यक्ति है, वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। अब इस पोजीशन पे खड़ा है तो पहले तो हम उसकी एक आई लाइन बनाएंगे, उसका एक विजन बनाएंगे, उसकी लाइन ऑफ साइट बनाएंगे नॉर्मल वाली, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा पहले उसका निर्माण किया जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। एक काम कर, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं थिकनेस में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ठीक है। कोशिश किया हमने सीधा बनाने का, बिल्कुल सही बना है सर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, इस लेवल पे उसका पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री था। फिर वो इंक्रीज हो गया 60 डिग्री जब उसने बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू किया। सर ये क्या लिखा है, देखो लिखा है वॉक टूवर्ड्स, ठीक है। वॉक टूवर्ड्स मतलब आप बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। तो अब जब आप बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी पोजीशन चेंज होगी। मान लीजिए अब आप यहाँ हैं, ठीक है, ये दो पोजीशन आएंगे आपके पास। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो दोनों ही जो आपने पोजीशन है बनाई है, वहां पे आपका कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन होगा बिल्डिंग की तरफ, बिल्कुल होगा। तो एक आपका ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये इन्होंने कितना बोला सर, ये है 30 डिग्री, ठीक है। फिर ये चेंज हो गया जब आप आगे बढ़े तो, अरे भैया हिल क्यों गए हो तुम, तो इसको हम वापस ले आते हैं जगह पे। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो भैया फिर से होगा आपका नया एंगल ऑफ एलिवेशन, और अब की बारी कितना बोला उन्होंने सर, अब की बार उन्होंने बोल दिया कि पहले 30 था अब 60 है। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा इस वाले को भी हम अच्छे से सेट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, पहले हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा अलग था, अब थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक। पहले था कितना सर, पहले था 30 डिग्री। अब ये देखना भैया हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ है, ये मत करना कि नीचे से शुरू कर दिया, उसमें गड़बड़ हो सकती है सॉल्यूशन में। व्यक्ति की हाइट कितनी, तो व्यक्ति की हाइट है 1.5 मीटर्स, ठीक है। अब ये जो 1.5 यहाँ पे है, ये सीधे सीधे यहाँ पे 1.5 होगी और यहाँ पे भी 1.5 होगी। तो प्रोबेबली हमारे लिए जो यूजेबल वैल्यू है वो 30 नहीं है, वो कितनी हो जाएगी सर, वो चेंज होके हो जाएगी 28.5, जिसको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना। और ये कहां से कहां तक है, ये यहां से लेकर इधर तक पॉइंट तक है, ठीक है। इसके बियॉन्ड नहीं जाना है क्योंकि उसके बाद व्यक्ति की खुद की हाइट शुरू हो गई है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कुल मिला के आपको पता क्या लगाना है, आपको पता लगाना है कितना डिस्टेंस उस व्यक्ति ने बिल्डिंग की तरफ चला। चलिए ये आपको पता करना है। यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। तो सर इसकी वैल्यू मान लीजिए ये है पॉइंट ए, इधर आ गया आपका पॉइंट बी, ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉइंट सी, और ये आ गया पॉइंट आपका डी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, आसानी से हो गया। अब आप ये भी कर सकते हैं कि इनमें से कुछ पॉइंट्स को नीचे ले ले बी सी डी पर, लेकिन क्या वहां पे उनका कुछ खास रोल रहेगा, टू बी ऑनेस्ट नहीं। आपको फिर नए पॉइंट लाने ही पड़ेंगे क्योंकि आपका ट्राइंगल जो है वो आपके हॉरिजॉन्टल लेवल से स्टार्ट हो रहा है।
क्योंकि वहीं से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा या घटेगा। जमीन पे लेट के थोड़ी देख रहे हो कि जमीन से बनेगा, ये तो व्यक्ति की हाइट है, तो उसको कंसिडर आपको करना पड़ेगा, तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले किसकी बात करोगे, आप सबसे पहले बात करोगे कि इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले बात होगी भैया ट्राइंगल एबीसी में क्या हो रहा है, तो आपने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी जो है आपका वो है 90 डिग्री, है ना। उसके बाद आपका जो एंगल सी है वो है 60 डिग्री, जो नया एंगल था, और इस ट्राइंगल में ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको अगर यहां पे देखा जाए तो एक वैल्यू कौन सी पता है सर, एक हमें पता है ए बी, तो ए बी जो है वो है 28.5 मीटर्स। नाउ दिस ए बी, ये जो ए बी है ये एंगल सी के लिहाज से किस पोजीशन पे है, तो वो है ऑपोजिट। अब दूसरी साइड कौन सी लाएंगे सर, जो हाइपोटेन्यूज है वो तो हमारा लाइन ऑफ साइट है, उसका कुछ खास काम है नहीं यहाँ पे। हमें ये नीचे वाला डिस्टेंस पता करना है, तो हमें ये नीचे वाली वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो प्रोबेबली मुझे यहाँ से BC मिल जाए अगर, तो मैं अपने थोड़े जो लक्ष्य है मेरा उसकी तरफ पहुंच सकता हूं, ठीक है। इसको आपने लिख दिया यहाँ पे, ये कौन सी है, तो ये है एडजेसेंट साइड। चलिए, अपोजिट और एडजेसेंट के बीच का मामला है, तो मतलब कुल मिला के किसको लाएंगे हम पिक्चर में, तो सर हम पिक्चर में लाएंगे हमारे tan थीटा को। तो आप कहोगे यूजिंग tan थीटा is equals to opposite upon adjacent, using tan theta equals to opposite upon adjacent, we get। अब क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, तो सर आपको यहाँ पे मिलना चाहिए कि भैया tan थीटा की जगह नाम रख दो tan ऑफ c इज इक्वल्स टू, अपोजिट है आपका 28.5 एंड जो एडजेसेंट वैल्यू है वो कितनी है, तो सर वो है आपकी यहाँ पे आप देखोगे अननोन है, तो उसको आप लिख देंगे BC, है ना। अब एक काम करो, यहाँ पे हमने वैल्यू क्यों लिखी है, इस वैल्यू को हटाओ, पहले आप यहाँ पे सिर्फ नेमिंग करिए। चलिए, डू नॉट ब्रेक द पैटर्न, कोशिश करो कि आप एक ही सिमिलर पैटर्न में सॉल्व करो। तो tan C इज इक्वल्स टू, ऊपर आ गया आपका AB और नीचे आ गया BC। चलिए, एंगल C है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सर tan ऑफ 60 डिग्री, अब आ जाएगा AB की जगह 28.5। द सोल रीजन ऑफ दिस इज कि सर 30 मीटर थी कुल बिल्डिंग की हाइट, उसमें से टॉल बॉय की हाइट हमने माइनस कर दी। माइनस इसलिए करी क्योंकि जहां से उसकी आई शुरू हो रही है वहां से हमारा कैलकुलेशन शुरू होगा, तो वो जो उसकी आईज के नीचे का पूरा जो डिस्टेंस है वो तो यहाँ पे कंसिडरेबल ही नहीं है, वो तो ट्राइंगल के बाहर आ गया, ठीक है। और नीचे आपका है BC अननोन, तो यहाँ पे आपने लिख दिया BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, tan 45 1, tan 60 होता है √3, करेक्ट। तो ये हो गया 28.5 अपॉन BC यहाँ पे आएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इधर 28.5 अपॉन √3 इधर आ जाएगा। अब अगेन जो हर बार हम कहते हैं कि भैया रैशनलाइज करते चलो, तो ये हो जाएगा, देखोगे 28.5 √3 अपॉन 3। अपॉन 3 क्यों भैया, क्योंकि सर आपने रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर √3 रह जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, नीचे वाला √3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग √3 से मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएगा। और ये कैंसिलेशन भी यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल होगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि BC की वैल्यू जो है वो आ रही है, देखो 3 से डिवाइड करने पे सर 3 9 27, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। और कितना हो जाएगा सर, 3 9 27, 1 बचा, पॉइंट लगाया 15, 3 5 15, तो ये 9.5 √3, ये आंसर आना चाहिए हमारा मीटर्स में। तो आपने कितना लिखा, आपने लिखा 9.5 √3 मीटर्स, 9.5 √3 मीटर्स। इसका मतलब देख एक बार यहाँ पे समझना, ये 0.5 के बाद √3 नहीं है, 9.5 मल्टीप्लाइड बाय √3 मीटर्स है। कुल मिला के वो लिखने का तरीका अपना ऐसे ही रहता है हर बार। चलिए, ये तो हो गया एक ट्राइंगल ABC। अब आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल पे, जिसका नाम है भैया कौन सा सर, जिसका नाम है अपना, यहाँ पे आप देखोगे ABD। तो चलिए उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं कहूंगा भैया इन ट्राइंगल ABD, जैसा हमने इस वाले में किया बस वैसा ही करना है, लेकिन आपको चीजें तो सारी की सारी मेंशन करनी पड़ती है ना। तो एंगल B आया आपका 90 डिग्री,
ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहा सर, उसके बाद हमने कहा कि भैया यहाँ पे जो ए बी है वो है कितना, तो सर वो है 28 पॉइंट, नहीं पहले एंगल लिखो उसके बाद आ जाएगी साइड। तो आपने लिखा यहाँ पे एंगल डी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। और ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपने ब्रैकेट में लिखा एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आप क्या कहेंगे सर, इसके बाद हम कहेंगे यहाँ पे कि आपका ए बी जो है वो है, यहाँ पे आप देखोगे 28.5 मीटर्स, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एंगल के हिसाब से वो है ऑपोजिट। फिर आपको जो पता करना है वो है बी डी, क्योंकि वहीं से आपका डिस्टेंस निकलेगा, तो वो अननोन है, और डायग्राम के हिसाब से वो है एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब अगर आपको एडजेसेंट पता है और अपोजिट पता है और एंगल पता है, तो कौन सा रेशियो यूज होना चाहिए सर, साइन थीटा नहीं टैन थीटा यूज होगा, क्योंकि अपोजिट और एडजेसेंट की बात है। तो यूजिंग टैन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वी गेट, चलिए क्या मिलेगा हमको भैया यहाँ से, तो सर यहाँ से हमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो प्रोबेबली जो अननोन क्वांटिटी है बी डी वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है, तो एक काम करते हैं, अच्छी सी सुंदर सी व्हाइट स्क्रीन एक ले लेते हैं, तो ब्लैक स्क्रीन जो ले लेते हैं उसमें अपन कंटिन्यू करेंगे मामला। तो हमने यहाँ पे लिखा भैया कि आपने कहा टैन ऑफ डी इज इक्वल्स टू, अब अपोजिट है आपकी ए बी और एडजेसेंट है आपका बी डी, ठीक है। वैल्यू रखोगे तो टैन डी मतलब ये हो जाएगा टैन ऑफ 30 डिग्री, है ना। ए बी की वैल्यू आपको पता है 28.5 और बी डी आपको पता करना है। अब टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन बी डी। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे कि बी डी जो है वो है आपका 28.5√3 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बी डी निकाल दिया और आपने बी सी पहले ही निकाला हुआ है। तो यहाँ पे अब आप फाइनल कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, किसने ट्रैवल किया भैया डिस्टेंस, उस लड़के ने ट्रैवल किया बेचारे ने। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड वुड बी इक्वल्स टू, देखा जाए अगर तो बी डी माइनस बी सी है। सर ये कहां से आया, डायग्राम में देखो भाई, मैं कहां झूठ बोल रहा हूं, डायग्राम में देखो क्या लिखा है, ये रहा उसका डिस्टेंस डीसी या सीडी जो भी आप कहो। बीसी हमने पता लगा लिया, वो है कितना सर, वो है 9.5√3, राइट। ये हमने पता लगाया कहां से लेकर, बी से लेकर डी तक आ रहा है अपना 28.5√3। तो मुझे जो बचा हुआ डिस्टेंस पता करना है वो मैं दोनों को माइनस करके पता लगा लूंगा, है ना। तो बस वही कार्य हमें करना है। तो यहां पे आप कहोगे भैया 28.5√3 माइनस 9.5√3। तो देखो अब इस टाइप के गणित में आप क्या करते हो सर, सबसे पहले तो √3 कॉमन ले लीजिए क्योंकि वो दोनों के पास है। अंदर होगा 28.5 माइनस 9.5, चलिए तो √3 कॉमन था, √3 कॉमन होगा यहाँ पे 5.5 डेसिमल गया, 28 में से 9 गया तो आपके पास 19 बचना चाहिए। तो आपका जो डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया वो कुल मिला के हो जाएगा 19√3 मीटर्स। कोई दिक्कत यहाँ पे जरा सी भी नहीं सर। तो हमारा आंसर कितना आया सर, हमारा आंसर आया 19√3 मीटर्स, जो कि यहाँ पे हमारे 6th क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार पहले यहाँ देख लो, ये हमने सवाल शुरू किया, डायग्राम बनाया, वैल्यूज निकाली और फिर हम कंटिन्यू करते हुए यहाँ पहुंचे और हमने डिस्टेंस पता लगा लिया। थोड़ा समय लगा पर अच्छा सवाल था, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, सवाल पढ़ो, देखो क्या दिया है और कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। एंगल्स यहाँ भी दो दिए, देखो 45 और 60। तो यहाँ से आपका ऐसा होता है कि 3 या 4 नंबर के सवाल शुरू हो जाते हैं क्योंकि 2 एंगल्स है, तो आपको 2 बार कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है चीजों को लेकर। चलो क्या दिया भैया, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 4560 से आपका एंगल चेंज हो रहा है। अब आप बताइए हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। डायग्राम बनाने का कार्य अपन को करना है, तो वो पहला कार्य आप कीजिए, उसके बाद फिर अपन यहाँ पे सॉल्यूशन का रुख करेंगे। चले भैया निर्माण करें इसके डायग्राम का। तो यहाँ पे देखो सवाल आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 एंड 60। यहाँ पे देखना आपको क्या बोला गया है, अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो एक अपना यहाँ पे बिल्डिंग है, तो मैं काम करता हूँ बिल्डिंग को थोड़ा अच्छे से मोटा बना देता हूँ। ये अपनी बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी हाइट है अपनी, एक मिनट यहाँ पे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, तो बेहतर क्या होगा प्रॉपर बिल्डिंग का ही निर्माण किया जाए। तो बिल्डिंग का निर्माण हम कर रहे हैं इस
क्यूब स्क्वायर के। तो ये हमारी बिल्डिंग है मान लीजिए, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो सर बिल्डिंग की हाइट दी गई है 20 मीटर्स, लिखा है ना देखो वहां पे। अब सवाल ये कह रहा है कि 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर उसके टॉप पे आपने फिक्स किया है क्या, एक ट्रांसमिशन टावर। तो चलिए अब इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा देते हैं। तो ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमने लगा दिया उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन वाला टावर, मान लीजिए यहां पे हमने ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर करना है, चलिए एग्जैक्टली बीच में आ गया। अब आपने क्या कहा कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन किस चीज का, बॉटम एंड टॉप। किसका बॉटम एंड टॉप, इस ट्रांसमिशन टावर का बॉटम एंड टॉप, ठीक है। तो देखिए आप अगर किसी ट्रांसमिशन टावर का बॉटम एंड टॉप देख रहे हैं तो प्रोबेबली एक ही जगह से देख रहे होंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ग्राउंड पे बनाया यहाँ पे एक, ये अपना ग्राउंड बना लिया, ठीक है, कि जहां से शुरू हो रहा है पूरा मामला, है ना। अब इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सही करेंगे, थोड़ा सा नीचे, ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एक है 45 डिग्री और एक है 60 डिग्री, वर्ड लिखा है देखो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब 45 है बॉटम का, 60 है टॉप का। तो यहां से हमने बनाना शुरू किया, एक हमारा यहाँ पे जाएगा, एक काम करते हैं कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको रियलाइज हो जाए। तो एक ये रहा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये हमारे जो वो पर्टिकुलर चीज है उसके बॉटम का हो गया। और यहीं से एक और आपका बन रहा है, यहाँ पे एक और बन रहा है जो कि है उसके टॉप का, तो ये हो गया बॉटम का, है ना। अब यहीं से आपने बना देना है टॉप के लिए, तो टॉप के लिए भी एक हम क्या करते हैं यहाँ पे बना देते हैं कुछ इस प्रकार। तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहाँ से आप देख रहे हैं, एक ही जगह से वो टॉवर, आप उस टावर के दोनों चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपका जो बॉटम है उसका है 45 डिग्री, ठीक है ना। और जो टॉप है उसका आपने बोला कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो है यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, क्योंकि भैया मेरे को जगह थोड़ी सी कम है तो मैं इसलिए बड़ा एंगल ले रहा हूं, दिख रहा है वो ऐसे बड़ा, पर है वो 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। चलिए, और 20 मीटर है आपके टावर की हाइट, है ना। आपको क्या पता लगाना है, आपको फाइंड द हाइट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो टावर कौन सा, मतलब ट्रांसमिशन टावर, बिल्डिंग के ऊपर जो लगा हुआ उसकी हाइट आपको पता लगानी है। तो आपको ये जो एच है ये आपको पता लगाना है कितना होगा। एच मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे इस टावर की हाइट की। ये हमने यहाँ पे लगा दिया एक निशान, नेमिंग करना जरूरी है। तो ए ये हो गया अपना, बी ये हो गया यहीं पे, ठीक एग्जैक्टली इसके नीचे आ जाएगा सी, और ये हो जाएगा पॉइंट डी। अब आपको यहाँ पे आइडियली क्या दिखना चाहिए, आपको यहाँ पे आइडियली दिखने चाहिए दो आपके ट्रायंगल, ठीक है ना। चलिए, तो जो मैंने बनाया बीच में वो ऐसा कह सकते हो आपकी ट्रायंगल के निर्माण में हमारी हेल्प करेगा, बिल्डिंग के बीचों बीच से निकल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या लिखना है सर, हमने लिखना है भैया देखो, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी आपका एंगल्स कौन सा है, एंगल सी है 90 डिग्री। अच्छा, किसके सहारे आप बना रहे हो, पूरा काम कर रहे हो, तो वो है आपका एंगल डी। अब आपको ये भी देखना है कि बीसीडी में कौन सा लग रहा है, तो बीसीडी में जहां तक मुझे दिख रहा है 45 डिग्री वाला एंगल लग रहा है, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए, क्लियर है मामला यहां तक, तो बिल्कुल सर। अब आप इसके बाद क्या कहेंगे सर, इसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा जो ए बी सी है वो पता है हमें 20 मीटर है, और ये इन टर्म्स ऑफ एंगल दिस इज द अपोजिट साइड, ठीक है। और जो दूसरी है वो है सी डी, जो मुझे पता नहीं है फिलहाल, जो मुझे पता लगानी है, तो वो है हमारा एडजेसेंट साइड। कौन सा रेशियो यूज होगा सर, वही tan थीटा वाला। तो आपने लिखा यहां पे यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वी गेट। चलिए, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, तो सर यहाँ पे हमें मिलेगा, अगर हम यहाँ पे एंगल रखते जाएं तो tan थीटा की जगह आ जाएगा tan ऑफ डी, ठीक है। और अपोजिट की जगह नाम आ जाएगा BC, इधर आ जाएगा नीचे CD। वैल्यू रखिए तो सर ये हो जाएगा tan 45, एक वैल्यू है 20 और दूसरी मुझे पता करनी है, तो 20 अपॉन CD, ठीक है ना। अब जो ये 20 अपॉन CD, देखो tan 45 सबको पता है 1 होता है, तो ये हो गया 20 अपॉन CD। तो कुल मिला के बेसिक गणित के हिसाब से हम देखें
तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन क्या निकालेंगे, तो हम बोलेंगे देयरफॉर CD इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। तो इस पूरे कैलकुलेशन से हमें क्या एडवांटेज मिला कि हम यहाँ पे CD की वैल्यू पता लगा पाए 20 मीटर, और ये अब हेल्प करेगा मुझे फर्दर नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में जहां पे हमें और आगे कार्य करना है। तो चलिए फिर हमने यहाँ पे लिखा कि नाउ इन ट्राइंगल, अब की बार ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, इन ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एंगल C है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एंगल D हो जाएगा आपका चेंज, और अब वो हो जाएगा 60 डिग्री। देखो ट्राइंगल को इमेजिन करो, डायग्राम में देखो, आपको दिखेगा कि वो 60 डिग्री हो चुका है, चेंज हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने, अब आप ऊपर वाले पॉइंट को देख रहे हो, टॉप को देख रहे हो, किसके, वो ट्रांसमिशन टावर के, ठीक है। तो एंगल D हो गया 90 डिग्री, और आपको क्या पता है यहाँ पे सर, और मुझे ये पता है कि जो मेरा AD है, AC है सॉरी, वो है H+20, और इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ऑपोजिट। क्या है भैया, AC है H+20, H ऊपर वाला पार्ट, 20 बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। और जो CD है जो मैंने अभी पता लगाया है वो है 20 मीटर्स, और ये है मेरा एडजेसेंट, ठीक है। तो पहला वाला जो हमने पार्ट किया वो बेसिकली अपनी हेल्प के लिए किया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं एंगल और कौन कौन सी चीजें मुझे पता है, तो प्रोबेबली यहाँ पे भी हम tan थीटा यूज करेंगे। तो आप बोलोगे यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वी गेट, क्या मिलेगा आपको इसकी सहायता से, सर प्रोबेबली हमारा आंसर के आसपास की वैल्यू। तो चलिए आपने रखा यहाँ पे tan ऑफ हाउ मच, सर एंगल है हमारा 60, तो tan ऑफ 60 इज इक्वल्स टू, अब अपोजिट का नाम नहीं कौन सा था भैया, एंगल रखो पहले, तो सर नाम था D, तो tan D इक्वल्स टू AC अपॉन CD, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे तो tan ऑफ 60 डिग्री, AC की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी सर, AC की जगह वैल्यू हो जाएगी H+20, है ना, और CD की जगह आ जाएगा केवल 20। अब अगर मैं tan 60 की बात करूं वो कितना होता है सर, वो होता है √3। तो प्रोबेबली यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे √3 इज इक्वल्स टू H+20 अपॉन 20। ये क्लियर है, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबली ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल्स टू H+20, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक काम करते हैं, कुछ लाइंस खींच देते हैं ताकि आपको पता चले कहाँ कब किसका पार्टीशन हो रहा है। तो एक हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एक हमारा इधर वाला पार्ट हो गया, जिसको हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा कुछ इस प्रकार पार्टीशन कर देते हैं ताकि आपको इजीली दिख जाए कि कहाँ किसको हमने क्या किया। और एक हमारा ये वाला पार्टीशन भी है, ठीक है। वहाँ जो वैल्यू रखी है वो है देखो 20√3, ध्यान रखना उस वैल्यू का, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी जो बात बची है तो वो देखो क्या मिला था हमें, सर हमें मिला था 20√3 इक्वल्स टू H+20। तो प्रोबेबली अगर मैं इसको लिखूं तो मुझे मिला है भैया वहां से देखो 20√3 इज इक्वल्स टू H+20। फाइनल अगर मैं इसको करूं तो H वुड बी इक्वल टू 20√3 माइनस 20। तो H की वैल्यू अगर मैं 20 कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास आना चाहिए ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर्स। अब अगर मुझे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी होती तो मैं रख के सॉल्व करता, पर नहीं दी है तो मैं इतने पे ही छोड़ दूंगा, मुझे ये अलाउड है, ठीक है। दिया है तो करोगे, नहीं दिया है और अगर आपको याद है तो कर सकते हो, अदरवाइज इतने पे छोड़ोगे तो भी कोई टीचर मार्क्स नहीं काटते, ठीक है। तो आपका आंसर आया कुल मिला के 20√3 माइनस 1 मीटर्स। क्लियर है ये? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भैया एक बार देख लो। अच्छा सवाल, बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री and at the same point angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. पिछले सवाल में और इस सवाल में एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखो पिछले सवाल में आपको क्या दिया था, आपको हाइट दी थी उस बिल्डिंग की और आपको टावर की हाइट निकालनी थी। इस वाले सवाल में आपको क्या बोला है कि भैया हमें टावर की हाइट नहीं पता, हमें जो इसकी या जो हमारा जो ये वो पेडेस्टल है, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो स्टेज है, उसकी हाइट नहीं पता है। हमें पता है बस ये कि जो ऊपर मूर्ति लगी है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो उसकी हाइट उन्होंने कितनी बताई है, तो सर उन्होंने बोला है 1.6 मीटर्स। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे आपने लिखा कि भैया इसकी हाइट है 1.6 मीटर्स,
ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। और बोला आपको हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालो, पेडेस्टल मतलब आप कह सकते हो स्टेज, तो ये वाली वैल्यू आपको पता लगानी है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ h, हाइट पता लगाओ। अब आपने यहाँ पे क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की, तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है तो पहले एक हमें काम करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना लेते हैं जो कि हमें ट्राइंगल वाला, क्योंकि देखो ये है 3D है ना, पेडेस्टल तो 3D हो गया, पर हमें 2D में सॉल्व करना है, तो हमने उसके बीच में से एक लाइन निकाल दी जो कि हमारा कार्य करने में हमारी हेल्प करेगा। सेकंड हमें क्या चाहिए इसके साथ साथ, सर ग्राउंड चाहिए जिसपे ये पेडेस्टल रखा हुआ है, तभी तो हम अपना सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। चलिए इसकी पोजीशन हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर देते हैं। अब इन्होंने कहा कि आपके एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सर, एक है आपके टॉप ऑफ द, किसका, टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो यहां से आपने बनाया कि भैया आप बना दीजिए यहाँ पे आप एंगल ऑफ एलिवेशन, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, उस जगह से आपने यहाँ पे देखना शुरू किया है। चलिए थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि इजीली हम सही जवाब निकाल पाए, जितना परफेक्ट हो सके उतना बनाएंगे, ठीक है। ये एंगल कितना है, तो सर ये एंगल किसी ने बोला, ये सवाल में लिखा है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 डिग्री, ठीक है। और जो पेडेस्टल है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो पेडेस्टल यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, तो यहीं से हम बनाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द पेडेस्टल, तो वो कितना है भैया, तो सर वो है 45 डिग्री, ठीक है, लिख दो यहाँ पे, तो वो आपका पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। ये आपका नाम रखेंगे यहाँ पे हम, तो ये है A, इधर है पॉइंट B, इधर है पॉइंट C, और ये है पॉइंट D। तो पिछला सवाल लगभग ऐसा ही था, फर्क सिर्फ इतना है, इसमें आपको हाइट ऑफ द टावर दी गई थी, ऊपर की निकालनी थी, इस वाले में हमें नीचे वाले पार्ट की हाइट निकालनी, ऊपर वाले पार्ट की दी है, बस यही फर्क है और कोई कुछ खास फर्क नहीं है। तो चलिए मामले को शुरू करते हैं। तो भैया इन ट्राइंगल, आपने लिखा यहाँ पे इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, इन ट्राइंगल ACD कौन सा एंगल है भैया जो हमारे यहाँ पे पूरा प्रोसेस करने में हेल्प कर रहा है, तो वो है एंगल C विच इज 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहा, यहाँ पे ACD में अगर हम देखेंगे तो एंगल D जो है हमारा वो है 60 डिग्री, और ये हमारा अगर मैं शॉर्ट में लिखूं आलस के मारे तो वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, A ऑफ E लिख दिया मैंने, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा ये, ठीक है। उसके बाद जो मुझे पता है या जो नहीं भी पता है वो बेसिकली क्या है सर, AC जो है वो है 1.6 प्लस H, और एंगल के लिहाज से वो है ऑपोजिट, ठीक है। और दूसरी चीज जो है यहाँ पे वो है CD, तो जो CD है वो कितना है भैया, तो सर वो है यहाँ पे अगर हम देखें तो वो भी नहीं पता है हमें, क्वेश्चन मार्क ही है उस पे, और वो है हमारा एडजेसेंट। इतना क्लियर है, बिल्कुल सर। चलिए अब यहाँ पे आपको अपोजिट और एडजेसेंट की बात करनी है, तो कौन सा रेशियो यूज होगा सर, tan थीटा, तो यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये तो आपको पता ही है हर बार ऐसा होता है, तो हम बोलेंगे इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा वी गेट, जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, तो सर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी तो tan ऑफ D, ठीक है, थीटा की जगह आ गया D, सो tan ऑफ D इक्वल्स टू AC अपॉन CD, क्लियर है ये, बिल्कुल सर। अब वैल्यूज रख दो इसमें, तो सर tan D की जगह आ जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। उसके बाद जो आपका AC है उसकी जगह आ जाएगा 1.6 प्लस H, और नीचे रहेगा आपका CD। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, वो होती है √3, सो √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस H अपॉन CD। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो CD वुड बी इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन √3। यहाँ पे खैर दो अननोन क्वांटिटी हैं, एक CD और दूसरा H, तो हम ज्यादा कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते फिलहाल के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अगर, तो अब दूसरे ट्राइंगल की बात होगी, तो यहाँ पे आप कहोगे नाउ इन ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल, तो सर वो है आपकी बार BCD, छोटा वाला, ठीक है। एक तो एंगल C जो है वो रहेगा 90 डिग्री, देन आपने कहा जो एंगल D है वो आपकी बार हो जाएगा 45 डिग्री, और इसी के हिसाब से पूरा काम चलेगा, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टीशन ड्रॉ कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कभी,
इस तरफ भी कर दो ताकि यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो भाई व्यक्ति को कि कहाँ पे कौन सी चीज़ चल रही है ना। चलो वेरी गुड टू गो। अब यहाँ पे आप आगे बात करेंगे एंगल डी, आपको पता है कौन कौन सी साइड की अब बात होगी यहाँ पे, वो थोड़ा सोचने वाली बात है। सर एक है अपना बी सी, अपने कहा यहाँ पे कि भैया बी सी इज इक्वल्स टू एच, ठीक है, और एंगल के लिहाज से देखें तो ये है ऑपोजिट। उसके बाद दूसरी हमारी कौन सी है, सी डी है। सी डी की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, पर अगर एंगल के लिहाज से देखें तो वो है एडजेसेंट। अब कुल मिला के यहाँ पे बात ये बनेगी कि रेशियो कौन सा यूज होगा। सर एंगल है और अपोजिट और एडजेसेंट की बात हो रही है तो प्रोबेबली tan थीटा यूज होना चाहिए। तो यूजिंग tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वी गेट। चलिए अब यहाँ पे मामला क्या बनेगा, तो सर यहाँ पे मामला कुछ इस प्रकार बनेगा कि tan ऑफ कितना हो जाएगा सर, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, या पहले एंगल का नाम लिखो, tan D इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी। चलिए tan D मतलब ये हो जाएगा tan 45, है ना। BC आपको पता है क्या, नहीं सर उसका नाम रखा हुआ है H, तो एज इट इज CD भी हमें पता नहीं है, tan 45 होता है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू H अपॉन CD। सो देयरफॉर यहाँ से एक रिजल्ट क्या निकला कि CD इज इक्वल्स टू H, ठीक है। अब एक मेरे पास ये इक्वेशन आई थी तो इसको मैं लिखा मैंने 1, एक ये वाली इक्वेशन आई कि CD इज इक्वल्स टू H, तो ये है 2, ठीक है। एक पार्टीशन हम यहाँ कर देते हैं और अब हम अगर कंटिन्यू करें तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया, देखिए कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट कि भैया क्या हो जाएगा। देखो CD मुझे नहीं पता करना है, मुझे H की वैल्यू पता करनी है, और जब H की वैल्यू पता करनी है तो मैं H के बारे में ही बात करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भैया H इज इक्वल्स टू, CD इक्वल्स टू H है तो इस CD की जगह आ जाएगा H, तो H इक्वल्स टू 1.6 प्लस H अपॉन √3। तो मेरा कार्य होगा इसको सॉल्व करना। तो √3 पहली बात तो H से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H√3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। अब दो जगह पे एक ही अननोन क्वांटिटी को रखने का कोई सेंस नहीं है, तो उनको साथ में ले आओ। तो कुछ इस प्रकार का मामला बनेगा कि H√3 माइनस H इक्वल्स टू 1.6। अब गणित का ज्ञान कहता है कि H को ले लो कॉमन, तो जब आप H कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। तो यहां से आपको मिलेगा कि भैया H इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। नाउ इज दिस अलाउड? सर देखा जाए तो हमने H की वैल्यू निकाली, पर ये यूजेबल फॉर्म में नहीं, क्योंकि हमेशा हमें कहा जाता है कि इर्रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर से हटाया जाए, रूट वाली वैल्यू को हटाया जाए। तो ये होगा √3 माइनस 1 की जगह +1 से मल्टीप्लाई, ऊपर एक बार और एक बार नीचे। अब इससे होगा क्या सर, इसका इंपैक्ट ये हो जाएगा कि ऊपर रहेगा 1.6, ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी के तहत √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सुना, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हो गया √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो आपके पास आया लगभग 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब 1.6 2 से डिविजिबल है, तो यहां पे मैं फाइनल लिख सकता हूं कि देयरफॉर H इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर्स। इज दिस क्लियर? कि यहाँ पे कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया, ठीक है, इजीली हम कर पाए। यस सर, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो एक बार देख लीजिए। H की वैल्यू फाइनली कितनी आई, वो आई 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर्स। क्लियर, गुड टू गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग। बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 9 की बात होगी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे अगर आप सवाल को समझो तो दो है, दो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है टावर, दूसरा है बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम दोनों का निर्माण कर लेते हैं भैया। सबसे पहले एक कॉमन फील्ड बनाओ जहाँ पे मतलब प्लेन एरिया जहाँ से ये पूरा मामला शुरू होगा, ठीक है। अब आपने क्या कहा, आपने सबसे पहले देखो यहाँ पे कहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर।
तो मान लीजिए अगर ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला आपने, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपने कहा है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। तो ये उसका फुट हो गया। अब यहां से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया किसका, मान लो ये टावर का फुट है, टावर यहाँ पे बन रहा है या बन चुका है, जो भी दिख नहीं रहा है मुझे भी दिखेगा अभी, जिसका हम यहाँ पे दिखेगा हमें। एक काम करते हैं, इसको हम प्लेन उससे बनाते हैं, सिंपल लाइन से, सीधी लकीर से। चलिए, ताकि थोड़ा कनेक्ट फील हो सके। ये कुछ इस प्रकार हो गया, ठीक है। इसका एंगल कितना है भैया, तो इसका एंगल आपने कहा है यहाँ पे, आपने बोला 30 डिग्री है। कितना है भैया एंगल, तो एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये एंगल है 30 डिग्री। अब दूसरी ओर आपने क्या कहा कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, 60 डिग्री। कहां से, फुट ऑफ द बिल्डिंग से। तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे टावर। अब ऑब्वियस बात है 60 डिग्री बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लेस किया, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि एब्सोल्युटली सही बने डायग्राम। चलिए देखो, मेहनत लगती है, हम वो तो ऑब्वियस बात है और करनी भी पड़ेगी। अगर आपको सही आंसर्स निकालने हैं तो तुम भैया वापस आ जाओ जगह पे। चलिए, तो यहाँ पे आपने दूसरी लाइन बनानी है अब की बार, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, तो उनका कहना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये है आपका 60 डिग्री के बराबर। चलो चलो चलो, बस परफेक्ट, जितना कर सकते थे उतना परफेक्ट अपन ने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। अब जो नहीं कर सकते हम भैया, वो तो नहीं ही कर सकते हैं। चलिए, फिर हिल गए भैया तुम, थोड़ी सी बड़ी बना दो इसको, और क्या, अब नहीं हो पा रहा है एडजस्टमेंट। तो चलिए ठीक है, ये एंगल कितना बोला आपने, तो सर ये एंगल बोला आपने अब की बार है 60 डिग्री, ठीक है ना। किसका, किससे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सर यहाँ पे एक बार दोबारा देख लो डायग्राम अपना सही बना है कि नहीं। तो डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें और डायग्राम को मैच करें सवाल की दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो वो हमारा बिल्डिंग है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, ये है हमारी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये, और ये है टावर, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, तो ये है अपना टावर, ठीक है, और ये है अपनी बिल्डिंग। बिल्डिंग इधर है, टावर उस तरफ है, ठीक है, ये हमने क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the height of tower is 50 मीटर। यदि टावर 50 मीटर लंबा ऊंचा है, जो भी आप कहें यहाँ पे, ठीक है, यदि टावर की हाइट है 50 मीटर, तो आपको बताइए हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी होगी, ये आपको पता करनी है। ये एच नाम दे दिया इसको हमने, ठीक है, ये आपको पता करनी है। अब नेमिंग कर दीजिए, तो ये भैया देखो, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी और ये है आपका डी, ठीक है, क्लियर है। तो एक ट्राइंगल आपका एबीसी हो जाएगा, एक ट्राइंगल हो जाएगा बीसीडी। एक की सहायता से आप दूसरे की वैल्यू पता लगाएंगे। ऐसे ही अपन यहाँ पे प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा भैया देखो, इन ट्राइंगल एबीसी क्या क्या पता है हमें, सर एक तो ये पता है कि एंगल बी की वैल्यू है 90 डिग्री, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात मुझे क्या पता है कि सर जो मेरा एंगल सी है वो है 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 है ना, बिल्कुल सर। और ये है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन ए ओ ई, ए ऑफ ई, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा अपन ने, आलस। अब उसके बाद आपने कहा कि सर ए बी जो है, जो हमें पता लगाना है वो है एच, और ये है आपका ऑपोजिट साइड, ठीक है भैया। उसके बाद बी सी जो है वो है आपका, यहाँ पे अगर आप देखोगे अननोन है, वो अभी हमें फिलहाल पता नहीं, और वो है हमारा एडजेसेंट साइड। अब बहुत लोग क्या बोलेंगे कि सर पहले बीसीडी को लेके बीसी निकाल लेंगे फिर आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं, एक ही चीज है, कुछ खास डिफरेंस दोनों से आपको यहाँ पे पूरे प्रोसेस में पढ़ने वाला है नहीं। चलिए, एंगल पता है, अपोजिट और एडजेसेंट की बात हो रही है, मतलब कुल मिला के कौन सा रेशियो यूज होगा, तो सर वो होगा tan थीटा। आपने लिखा यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ये तो लिखा हमने फॉर्मूला, अब इसमें क्या लिखना है आपको, सर इसमें आपको ये भी लिखना है कि कौन सा क्या है, तो tan ऑफ सी यहाँ पे है, ए बी जो कि आपका अननोन क्वांटिटी है, और बी सी खैर पता तो दोनों ही नहीं है, तो tan सी की जगह आ जाएगा tan ऑफ हाउ मच, tan ऑफ एंगल कितना है 30 डिग्री। ए बी को रखा हमने एच, बी सी हमें पता नहीं है,
तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए सर, यहाँ से मुझे मिलना चाहिए कि भैया देखिए 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी सी। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो बी सी अपॉन √3 इज द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जो भी वैल्यू आएगी वो रख के हम एच की वैल्यू पता लगा सकते हैं, लेकिन बीसी पता लगाने के लिए हमें दूसरे ट्रावर की हेल्प जरूर लगेगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले बीसीडी ट्राइंगल की बात करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन ट्राइंगल बीसीडी, ठीक है, हमारे पास एक तो एंगल कौन सा सर, एंगल सी है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी जो है वो है हमारा कितना सर, वो है 60 डिग्री, और यहां पे देखें तो वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, जरा सी भी नहीं सर। अब अगर आप आगे बढ़ो यहाँ पे और देखोगे, ऑब्जर्व करो कि हम कैसे पहुंचेंगे अपने एंड रिजल्ट तक। तो सर आपको जो साइड्स पता है उनकी बात करते, तो एक सीडी है जो कि है आपका 50 मीटर और ये है आपका ऑपोजिट, और दूसरा बीसी है जो कि यहाँ पे अननोन है, पर एंगल के लिहाज से देखें तो वो है एडजेसेंट साइड। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे अगर आप इसी पूरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया कि देखिए यूजिंग व्हाट सर, यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या होगा भैया इसको यूज करने से, तो सर इसको यूज करने से आपको यहाँ पे मिलेगा कि tan ऑफ कितना, tan ऑफ डी है ना कितना, हाँ सर tan ऑफ नहीं, tan ऑफ बी, एंगल बी ही तो है 60 डिग्री। हाँ, तो tan ऑफ बी इक्वल्स टू अपोजिट के लिए आपने लिखा सी डी, एडजेसेंट के लिए आपने लिखा सी बी या बी सी, जो भी आप लिखे। अगर आपको एक पैटर्न मेंटेन करना है तो बी सी लिख दीजिए, एक ही बात है, कोई बुरा नहीं मानता यहाँ पे। चलिए tan बी मतलब ये हो गया tan ऑफ 60 डिग्री। अब सी डी है अपना 50 और बी सी की वैल्यू आपको पता करनी है। tan 60 जहाँ तक मुझे पता है होता है √3, तो √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन बी सी। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि भैया बी सी इज इक्वल्स टू, या यूं अगर देखा जाए तो बी सी इंटू √3, जैसा भी आप लिखें, इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 मीटर्स। तो एक BC मुझे यहाँ से मिला, एक BC की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिली हुई है। तो अगर मैं इनको यहाँ पे नेमिंग कर दूं, ठीक है, तो ये है हमारा 1 और ये है भैया 2। ठीक है, ये कौन सा, ये है इक्वेशन अपनी 2। तो अब मैं अगर मामले को कंटिन्यू करूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सर इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो BC है उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर सके तो पूरी इक्वेशन हमारी H निकालने पे ही कॉन्सेंट्रेट करेगी। तो ठीक है, तो BC की जगह रखा मैंने 50 अपॉन √3, या आया BC की जगह पे, होल डिवाइड बाय √3 इज इक्वल्स टू H। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया यहाँ तक का काम। तो अगर मैं इसको देखूं तो देखो क्या हो जाएगा। तो सर ये डिवीजन का रूल कहता है ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे वाले का रेसिप्रोकल। तो √3 का हो गया 1/√3। तो H बेसिकली यहां से मुझे मिलेगा 50 अपॉन 3 मीटर्स। अब इसको आप सॉल्व करो, डिवाइड करो, देखो अगर करना चाहो तो सर ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 20 3 6 जा 18, तो 16 2/3 मीटर आएगा आपका H की वैल्यू। तो H इज इक्वल्स टू 16 2/3 मीटर्स। ये है हमारे 9th क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे कि दो पोल हैं इक्वल हाइट के जो कि अपोजिट टू ईच अदर खड़े ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। अब ये बात देखना, आप इसको अगर 3D में इमेजिन कर रहे हो तो ये हो गया आपका रोड है। सर रोड ऐसा कैसे हो गया भाई, देखो आप सामने से इमेजिन करो, रोड पे ऊपर नहीं, आप ऐसे देख रहे हो कि आप यहां खड़े हो रोड पे, रोड के एक पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, रोड के ऊपर, रोड के साइड में नहीं, रोड के ऊपर खड़े हो आप, है ना। और वहां से आप देख रहे हो कि ये रोड के दोनों तरफ एक एक इक्वल हाइट का पोल लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे सवाल में दिया है। तो ये अपना पोल है एक, ठीक है, ये यहाँ पे आपने लगा दिया है, बिल्कुल सही से लगा हुआ है। और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ भैया तुम एक काम करो, कॉपी हो जाओ और तुम पेस्ट भी हो जाओ, ताकि हमारा यहाँ पे इक्वल हाइट वाला मामला है वो सही चले, है ना। कहाँ गए भैया, पेस्ट हो जाओ, कंट्रोल क्या होता है पेस्ट के लिए, कंट्रोल V। चलिए, तो इसको कहते हैं अत्याधुनिक दिमाग का इस्तेमाल, कि एग्जैक्ट हाइट बोली थी तो उसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। आप नोटबुक बनाएंगे तो स्केल से नाप के बनाना, ठीक है, ताकि आपको सेम हाइट मिल जाए। अब इन्होंने कहा कि इस रोड पे एक पॉइंट है जहां से एक जो ये रोड है वो है 80 मीटर वाइड, तो ये आपने लिख दिया 80 मीटर्स,
ठीक है। अब इनका कहना है कि रोड पे एक पॉइंट है जहां से एक पोल का एंगल है 60 डिग्री, एक पोल का है 30 डिग्री। अब आप यहां पे समझिएगा, जो एंगल है 60 डिग्री का वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको थोड़ा सा स्टीप बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये वो पॉइंट हमने यहाँ पे बना लिया, तो ये है अपना 60 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। और यहीं से इस तरफ वाले का आपने कहा कितना है, 30 डिग्री है उसी पॉइंट से, ठीक है। अब यहाँ पे आप एंगल लिख भी दीजिए, तो ये एंगल है आपका 30 डिग्री, इधर है भैया 60 डिग्री। क्या पता लगाना है आपको, आपको पता लगाना है कि हाइट ऑफ द पोल जो कि दोनों तरफ सेम होगी, और आपको ये पता लगाना है कि वो जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो नाम दे दो भैया ए बी, यहाँ पे आपने इस पॉइंट को दे दिया नाम सी, इधर है डी और इधर है ई, ठीक है। आपको क्या पता लगाना है कि हाइट कितनी है पोल की, तो यहाँ पे मैंने एच लिख दिया, क्योंकि इक्वल हाइट के हैं पोल तो यहाँ भी आ जाएगा एच, ठीक है। और आपको पता लगाना है कि वो पोल, वो जो पॉइंट है वो किस दोनों पोल से कितना कितना दूर है। तो चलिए मामले को शुरू करते हैं। लिखा हमने यहाँ पे भैया, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल जो बी है आपका वो कितना है, तो एंगल बी है आपका, यहाँ पे देखोगे 90 डिग्री। एंगल बी कितना है, एंगल बी है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा एंगल सी जो है मेरा वो है 60 डिग्री, और ये है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या बोलोगे सर, इसके बाद हम बोलेंगे कि ए बी की वैल्यू है एच, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ऑपोजिट साइड। और दूसरा है अपना यहाँ पे बी सी, जिसको मैं, क्योंकि वेरिएबल देना ही है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन ना हो, तो उसको मैंने बोल दिया एक्स, और ये है एडजेसेंट साइड। तो इसको मैं अपने डायग्राम में भी अपडेट कर दूं कि हमने इस दूरी को, ये वाली दूरी को कितना बोल दिया, सी से लेकर बी तक की दूरी को एक्स बोल दिया। अब अगर आप खुद सोचिए, ये दूरी है x और टोटल है 80, तो क्या मैं इस तरफ वाली को 80 माइनस एक्स बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, तो वो हम आगे भी यूज करेंगे। तो यहां पे आप अगर आप देखेंगे, हाइपोटेन्यूज पता है, नहीं सॉरी, आपको अपोजिट और एडजेसेंट की बात हो रही है, तो प्रोबेबली tan थीटा यहां पे इस्तेमाल होगा, इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो भैया tan थीटा मतलब कितना होगा सर, मतलब ये हो गया tan ऑफ, क्या नाम है एंगल का सर, वो है tan C। आपका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे AB, और एडजेसेंट हो जाएगा BC। tan C मतलब tan ऑफ 60 डिग्री है ना, तो आपने लिखा यहाँ पे tan ऑफ 60 डिग्री, AB की जगह रखा मैंने यहाँ पे H, और BC की जगह रखा हमने यहाँ पे X। इतना क्लियर है? बिल्कुल। इसको मैं कुछ कर सकता हूँ सर, tan 60 की वैल्यू रख सकते हैं √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन X। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फिलहाल मुझे पता नहीं कि कौन सा यूज होगा, H होगा कि X होगा, तो जो यूज होगा उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, वो मैं स्पेस अभी छोड़ रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट भी मैं एक लाइन तो छोड़ ही सकता हूँ ना यार, क्या दिक्कत है, कोई मना थोड़ी कर रहा है मुझे। फिर मैंने लिखा यहाँ पे कि इन ट्राइंगल, क्योंकि मुझे दूसरे ट्राइंगल का भी कुछ पता नहीं है, CDE, एंगल D है 90 डिग्री, इस बात की श्योरिटी है भैया, पोल एकदम वर्टिकली आपके यहाँ पे लगे जमीन पे, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि एंगल C जो है वो है आपका 30 डिग्री, अब की बार इस तरफ 30 डिग्री, ठीक है। तो ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर जो हमारा CD है वो है कितना, वो है 80 माइनस एक्स। ये कहाँ से आया सर, हमने पहले उस तरफ वाले को x माना, तो इस तरफ वाले हिस्से को, क्योंकि कुल लंबाई 80 थी, तो उसमें से x वाला पोर्शन हटा देंगे तो हमें हमारा रिमेनिंग वाला मिल जाएगा, तो वो लिख दिया हमने 80 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड, एंगल C के जस्ट बाजू में है, लगा हुआ है उससे। और सामने हमने लिखा DE, जो कि एग्जैक्टली सामने खड़ा है किसके, इस एंगल C के, तो वो हो जाएगा अपोजिट। अब ये तो भैया देखो बहुत सिंपल सी बात है, रेशियो कौन सा यूज होगा, तो सर ऑब्वियस सी बात है tan थीटा वाला कर लेंगे, तो यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस रेशियो का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे काम करो, पार्टीशन ड्रॉ कर ही लो थोड़ा सा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और एक यहाँ पे भी कर लेते हैं ड्रॉ। चलिए ठीक है, नाउ व्हाट डू वी गेट, तो सर यहाँ पे आपने लिखा tan ऑफ हाउ मच, सर ये है अपना एंगल 30, तो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, आपने अपोजिट की जगह लिख दिया यहाँ पे H, और नीचे आ गया 80 माइनस एक्स। दोनों में से कोई एक वैल्यू पहले निकलेगी, फिर दूसरी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो tan 30 मतलब हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू
h अपॉन 80 माइनस x। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो प्रोबेबली h जो है उसको मैं यहां पे लाने की मतलब h को वो करूंगा तो ये हो जाएगा x√3 इज द वैल्यू ऑफ h। ठीक है, और यहां से अगर मैं देखूं तो आपने कहा 80 माइनस x अपॉन √3 इज द वैल्यू ऑफ h। दोनों h की वैल्यू दे रहे हैं तो आपने इक्वेशन बोल दिया यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपने बोल दिया 2। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, व्हाट डू वी गेट भैया? तो सर पहली बात तो एक पार्टीशन वी गेट, ताकि हम इजीली सवाल को सॉल्व कर पाएं और कोई भी कंफ्यूजन ना हो हम में से किसी को भी। अब बात आगे ये चलेगी भैया इसके बाद क्या होगा? तो सर इसके बाद कुछ ऐसा होगा कि आप बोलोगे दोनों तरफ h है तो आप बोलोगे x√3 h की एक वैल्यू इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। √3 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा x√3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। गो स्टेप बाय स्टेप। √3 से √3 मल्टीप्लाई 3, तो आपने लिखा यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। एक्स वहाँ जाएगा तो हो जाएगा कितना सर? प्लस हो जाएगा माइनस की जगह, तो ये हो जाएगा 80। तो 4x इक्वल्स टू 80, तो देयरफॉर x आया कितना? तो सर x आया यहाँ पे आप देखोगे 80 डिवाइड बाय 4 यानी कि कुल मिला के 20 मीटर। ठीक है, तो अब ये अगर x है 20 तो आपका h कितना हो गया? तो सर आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट we get what? We get h is equals to 20√3 मीटर्स। तो ये हो गई आपके पोल की हाइट। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना होगा? सर अगर एक डिस्टेंस 20 है दूसरा डिस्टेंस होगा 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। ठीक है, तो यहां पे आपने लिखा भैया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स would be equal to 20 एंड 60 मीटर। तो एक आपका आया 20 मीटर और इसीलिए दूसरा ऑब्वियसली आ गया 60 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस है आपका 20 और 60 मीटर, हाइट है आपकी 20√3 मीटर। किसकी हाइट बताई हमने? ये पोल की हाइट बताई। ठीक है, क्लियर है इतना मामला? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार देख लो भैया, क्योंकि जरूरी है आपका आराम से चीजों को समझना। अब आ जाते हैं फर्दर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसका डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा काफी हद तक काम बच जाता है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। तो देखिए मान लीजिए ये आपकी कैनाल है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे कैनाल कहाँ पे लोग कई बार भूल जाते हैं। तो ये आपकी कैनाल है और ये आपके कैनाल के दो एंड हो गए। ठीक है, तो अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of 60 degree from another point 20 meters away। okay sorry my bad, ये है आपका B और C के बीच का, जो पहले मैं कह रहा था वही मुझे लग रहा था। ये है आपका कैनाल। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता इतना, ये आपको पता है कि ये आपका कैनाल है। ठीक है, अब क्लियर है B से लेकर C तक, क्योंकि आपका जो वो है ये टावर है वो एग्जैक्टली कैनाल के एंड पे खड़ा है। दूसरा पॉइंट जो कि 20 मीटर दूर है उस वो है कहां पे भैया? फुट ऑफ द टावर से, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको कैनाल की विड्थ भी पता लगानी है और आपको टावर की हाइट भी पता लगानी है। ये भी पता लगाना है आपको और आपको ये वाला डिस्टेंस भी पता लगाना है, जस्ट लाइक आर प्रीवियस क्वेश्चन। ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए मामला शुरू होगा तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया? सबसे पहले देखो इन ट्राइंगल, पहले आ जाते हैं अपन ए बी डी पे, बड़े ट्राइंगल पे, दूर वाले पे है ना। एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बहुत बार हम क्या करते हैं जल्दी करने के चक्कर में दोनों साथ में करने लग जाते हैं, दोनों ट्राइंगल। उसमें गलती हो सकती है, थोड़ा सा केयरफुल रहना। ठीक है, उसमें आप कई बार बहुत सिली मिस्टेक कर दोगे जो कि आपको पता भी नहीं चलेगी, तो वो रिस्की मामला है। वैसा अप्रोच ना रखें, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा हमेशा आपको। ठीक है, चलिए दूसरा आपने कहा एंगल डी है अपना, यहाँ पे देखोगे 30 डिग्री। क्यों भैया? क्योंकि वो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद ए बी आपने कहा एच के बराबर है, ए बी इज इक्वल्स टू एच, और एंगल के हिसाब से वो है ऑपोजिट। ठीक है, और
जो नीचे आपका BD है उसको अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वो हो जाएगा x + 20, है ना, और ये है हमारा एडजेसेंट। रेशियो वही जो अब तक लगभग सारे सवालों में यूज हुआ है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसको यूज करेंगे हम। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि tan ऑफ D इज इक्वल्स टू, अपोजिट का नाम क्या है भैया, अपोजिट का नाम है AB, एडजेसेंट का नाम क्या है, एडजेसेंट का नाम है BD। चलिए रखिए वैल्यू, तो सर ये हो जाएगा tan ऑफ एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो AB की जगह आ जाएगा यहाँ पे H और नीचे आ गया x + 20। tan 30 की वैल्यू 1/√3, राइट। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ और नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है हमने नीचे, ताकि अगर कल को कुछ भी मुझे कोई भी इक्वेशन यूज करनी होगी तो मैं उसके हिसाब से कर लूंगा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। चलिए एक पार्टीशन हम यहाँ भी कर देते हैं दूसरे ट्राइंगल के लिए, ऑल गुड टू गो है फिलहाल तो। चलो अब आगे बढ़ाते हैं हम। अब की बार ट्राइंगल कौन सा होगा, तो सर अब की बार होगा इन ट्राइंगल ABC, राइट, है ना, ABC। एंगल B तो यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है। और चीज़ें कौन सी है सर, एंगल C जो है अपना वो है 60 डिग्री, और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके ठीक सामने AB है जिसकी हाइट मुझे पता करनी है, तो मैंने H उसको बोल दिया है फॉर नाउ, ईज ऑफ डूइंग थिंग्स। दूसरा मैंने बोला भैया BC जो वो भी मुझे पता नहीं है, उसको हमने बोला है X, वो है एडजेसेंट। फिर वही मामला जो हर बार आता है कि अपोजिट और एडजेसेंट की बात है तो कौन सा रेशियो यूज होगा, तो आप बोलोगे यूजिंग किसको सर, यूजिंग tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या मिलेगा हमें, तो सर हमें मिलेगा यहाँ पे tan थीटा, यानी उसका नाम रख दीजिए, तो वो है tan ऑफ थीटा की जगह C आ जाएगा, क्योंकि एंगल C की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन BC। अब इसके हिसाब से अगर देखें तो tan ऑफ हाउ मच सर, tan ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो गया H अपॉन X, ये तो सीधा सीधा मामला है, तो ये हो जाएगा √3, क्योंकि tan 60 होता है √3 H अपॉन X, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x√3 इज द वैल्यू ऑफ h, ये एक मुझे मिल गया। और यहां से अगर मैं देखूं तो x + 20 अपॉन √3 इज द वैल्यू ऑफ h, ये मुझे h की दो वैल्यू दोनों जगह से मिल रही है। तो इसको मैंने बोलना है भैया ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो यहां पे लिखा मैंने कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा देखो एक बार ध्यान से, पहली बात तो पार्टीशन कर दो। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 दोनों h की ही वैल्यू दे रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम नए अच्छे से स्पेस में लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और इजीली हमें चीजें समझ में भी आ जाए। तो x + 20/√3 वुड बी इक्वल्स टू x√3, राइट, ये कुछ मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि x + 20/√3 जो एक h की वैल्यू है इज इक्वल्स टू x√3। अब ये √3 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 20 इक्वल्स टू x√3 इंटू √3, सो x + 20 इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। 20 अब यहाँ प्लस है तो साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x - x, तो ये हो जाएगा 10, नहीं सॉरी अभी कहाँ से 10 सर, पहले 20 माइनस, मैंने पहले ही डिवाइड कर लिया, बताओ अपने माइंड में। तो 20/2 इज द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द कैनाल। और यहां से बोलेंगे भैया फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा आपको पहले वाले से, तो यहां पे देखो सर पहले वाले में हमने नहीं, दूसरे वाले से काम करो, सेकंड ले लो, क्योंकि फर्स्ट में क्या है थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है, सेकंड वाले में तो सीधे आ जाएगा। तो फ्रॉम सेकंड वी गेट व्हाट सर, सेकंड से वी गेट h इज इक्वल्स टू x√3, तो h इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। सो इसके हिसाब से कैनल की जो आपकी वो है, क्या कहेंगे इसको अपन, कैनल, सवाल नंबर कौन सा, तो अपना 11 है ना, बिल्कुल। तो भैया कैनल की विड्थ है आपकी 10 मीटर्स और हाइट है आपकी 10√3 मीटर्स, ठीक है।
तो ये आ गई आपकी हाइट और वो आ गई एक्स कैनल की आपकी विड्थ। चलिए स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो पहले यहाँ से शुरू करो, ठीक है। ये क्लियर अगर आपका हो गया, अच्छे से आपने समझ लिया, तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये उसका सेकंड पार्ट है। और अगर ये भी आपका हो गया तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड। अच्छा, पहला सवाल जहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है। चलिए पहली बात तो आपने यहाँ पे क्या बनाना है सर, एक समतल जमीन, बिल्कुल ठीक भैया, थोड़ी सी सीधी बनाओ और थोड़ी सी, बस बढ़िया, कोशिश तो करनी है भाई सीधी बने ताकि मामला सही हो अपना डायग्राम, है ना। तो ये आपकी समतल जमीन आ गई। अब एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो मान लीजिए ये मैंने बना दी 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग, ठीक है, ये क्लियर है। अब आपने यहाँ कहा कि इसके यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो मान लीजिए ये तो हमने जो जमीन बनाई थी इसको थोड़ा सा ऊंचा बनाया था, हमने दूर बनाया था बेसिकली, तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये 60 डिग्री हमारा दिखे, मतलब ऐसा ना हो कि 60 डिग्री पता ही नहीं चल रहा। तो देखिए ये हमारा हो गया वो टावर, ठीक है, सीधा बना है, बस इसकी पोजीशन थोड़ी सी हम रख देते हैं ठीक जगह पे। चलिए, तो यहाँ से आपने कहा कि आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए मेरा आई लाइन हॉरिजॉन्टल वाला, तो वो मैंने ये बना दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आई लाइन मेरा यहाँ पे बन गया। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा, मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे हो जाओ भैया, अरे बहुत आगे जा रहे हो यार, चलो ठीक है, हो जाएगा इतने में मैनेज, है ना। देखो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पेन होता है, और पेन से बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। तो हम तो यहाँ पे एक पेन से निशान बनाते हैं, मेरा मतलब कुल मिला के था कि ये टच हो जाए यहाँ पे, है ना। चलिए हो गया, ऑल गुड टू गो। चलिए अब आपने कहा यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। चलिए तो यहाँ से हमने आई लाइन से बनाया, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया 60 डिग्री के आसपास, तब बनना चाहिए। और यहीं से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री, तो इसी आई लाइन से नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो ये देखिएगा सवाल के लिहाज से ये है हमारा 60 डिग्री और इधर है आपका 45 डिग्री, ठीक है ना। अब ये बात समझना कि आपको गणित में आपने ये सीखा है, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल से ये आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, और यही हमारा सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। चलिए ये है आपकी 7 मीटर्स, ठीक है, ये आपका टावर है, यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं TOWER, टावर की स्पेलिंग सही है बिल्कुल, वाह। चलिए इसका नाम रख दिया हमने A, ये पॉइंट को रखा हमने B, ये पॉइंट को रखा हमने यहाँ पे क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, ये पॉइंट को रखा C, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है E, ठीक है। चलिए तो आपको पता क्या लगाना है, आपको पता लगाना है यहाँ पे कुल मिला के हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। अब देखो ये हिस्सा 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 7 मीटर्स होगी, इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है ना। अब आ जाओ बाकी वाले पार्ट पे कि भैया जो बाकी चीजें मुझे पता लगानी है, तो इसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ x, h नहीं बोल रहा क्योंकि हाइट ऑफ द टावर पूरी होगी, तो ये h बोल दो। चलो एक काम करो, नहीं पर h में आपको कंफ्यूजन होगा, तो एक काम करते अपन x ही बोल देते हैं। अरे भैया तुमको क्या हो गया, बैक करो, यहाँ पे नॉर्मल आ जाओ अपने यहाँ पे, तो आपने कहा यहाँ पे x, ठीक है, यहाँ पे b है भैया, ध्यान रखना अच्छे से, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे फिर से व्हाइट कलर से, तो ये है हमारा b, ठीक है ना। और नीचे वाले पार्ट को आप एक काम करो, इसको आप क्या बोलोगे सर, इसको हम अगर कुछ बोलना चाहें, में जरूरत नहीं है, आंसर तो निकल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी तो। चलो ठीक है, अब चलो मामले को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे भैया इन ट्राइंगल CDE में भैया कौन है 90 डिग्री, तो सर CDE में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि एंगल D जो है वो है 90 डिग्री। चलिए एंगल D आपने कितना बोला, तो सर एंगल D बोला हमने 90 डिग्री, और इसके हिसाब से हम फिर हम बोलेंगे यहाँ पे कि एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब यूं तो ये सवाल में दिया नहीं था, तो हम कैसे बोल रहे हैं, तो ये बेसिकली आप यहाँ पे लिख दोगे करस्पॉन्डिंग एंगल टू, किसके करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। ये आपको क्लियर रखना है यहाँ पे कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल टू हूम है, करस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए अब यहाँ पे आगे बात देखिए,
आपने कहा यहाँ पे कि जो आपका DE है वो है एंगल EC, इसके C के अपोजिट, इसकी हाइट है कितनी 7 मीटर्स, और ये है हमारा अपोजिट, ठीक है। सो ये आपने लिखा यहाँ पे DE, ठीक है, तो यहाँ पे DE और ये आपने लिख दिया E। सो DE इज इक्वल टू 7 मीटर्स, ये है आपका अपोजिट, ठीक है। एक बार हम इसको ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं भैया, जो आपका CD है, ठीक है, वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सर CD इज इक्वल टू कितना, तो CD इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे CD इज इक्वल टू, नहीं 7 कहाँ से, DE हमें पता है, अच्छा CD तो हमें पता ही करना है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा प्रोबेबली यहाँ पे, ठीक है। और ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे इसमें, तो सर ब्रैकेट में हम लिख देंगे ये है एडजेसेंट, ठीक है। ये क्लियर है, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे भैया, यूजिंग कौन सा वाला, तो सर यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जैसा कि हम हर बार करते आए हैं, ठीक है। तो tan हो जाएगा 45, बिल्कुल सर, तो यहाँ पे आपने लिखा tan 45, tan पहले नाम लिख लो, एंगल कौन सा, एंगल C है, नाम हो जाएगा यहाँ पे DE और नीचे आ जाएगा CD, ठीक है। तो tan C की जगह रख दोगे tan 45, ठीक है, DE की जगह आ जाएगा यहाँ पे 7 और CD हमें पता करना है, तो वो एज इट इज, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सर। tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा DE की जगह 7 अपॉन CD, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो CD जो आया वो आया आपका 7 मीटर्स। चलिए, तो ये जो हमें CD मिला वो मिला 7 मीटर्स के बराबर। अब ये हम आगे यूज करेंगे कैसे, सर जो CD 7 आया है वो ऊपर अगर हम लेके जाएं BE के पास, तो ये वैल्यू भी 7 ही देगा, है ना, क्लियर ना बात, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे हम उसको यूज करेंगे फिर ना, तो आप बोलोगे यहाँ पे देयरफॉर BE वुड आल्सो बी इक्वल्स टू 7 मीटर्स। अब आ जाओ दूसरे ट्राइंगल पे, वो कौन सा है सर, वो है इन ट्राइंगल ABE, एंगल B है मेरा 90 डिग्री, ठीक है। पता मुझे क्या करना है सर, और यहाँ पे मुझे एंगल E दिया है 60 डिग्री। अब ये तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो मुझे कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो वहाँ से पहले करस्पॉन्डिंग एंगल निकाला, फिर आंसर बताया था, ठीक है। अब उसके बाद आपने बोला कि भैया AB जो है आपका वो है X और वो है ऑपोजिट, ठीक है। वहीं BE जो है वो आपने यहाँ पे निकाल लिया है 7 मीटर्स, अभी ऊपर आपने निकाला था, और ये है हमारा एडजेसेंट साइड। चलिए, कौन सा रेशियो यूज होगा सर, ये तो बहुत ही आसान मामला है बताने के लिए, कौन सा रेशियो यूज होगा। पहले काम करते हैं, यहाँ पे पार्टीशन ड्रॉ कर लेते हैं, और हल्का सा टेढ़ा ही करना पड़ेगा अब की बार, क्योंकि हमने लिखा ऐसे है, पर कोई बात नहीं, आपको हमारी भावनाएं समझ में आ जाए वो जरूरी है। चलो ठीक है, तो आपने रेशियो कौन सा यूज करना है सर, रेशियो यूज करना है ऑब्वियसली tan थीटा वाला, तो आपने लिखा है यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब tan थीटा मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो सर tan थीटा मतलब यहाँ पे हो जाएगा मामला आपका एंगल जो है उसके हिसाब से कितना, सर एंगल है अपना 60 डिग्री, तो यहाँ पे पहले एंगल का नाम लिखो, एंगल का नाम है गुरुजी एंगल E, तो आपने लिखा tan E इज इक्वल्स टू अपोजिट का नाम क्या है AB, एडजेसेंट का नाम क्या है वो है BE, tan E मतलब tan ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि E की वैल्यू है 60, AB आपको पता करना है, नाम रखा है आपने उसका X, और BE आपने पता कर लिया है 7, tan 60 की वैल्यू 1/√3, ना सर √3, tan 30 होता है 1/√3, x अपॉन 7, तो x की वैल्यू भाई 7√3 मीटर्स इज द वैल्यू ऑफ x। क्या हमारा काम यहाँ पे समाप्त होता है, नहीं सर, अभी का, अभी तो आपको हाइट ऑफ द टावर पता लगानी है, वो तो पूरी होगी ना, तो यहाँ पे आप बस वो वाला पार्ट और कर दो, 2 मिनट की बात है, वो तो कोई भी कर देगा हम में से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे नाउ हाइट ऑफ टावर HEIGHT, हाइट ऑफ टावर वुड बी इक्वल टू इज इक्वल टू कितना, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू सर 7 ये और ऊपर का 7√3, तो आपने लिखा यहाँ पे 7 + 7√3 मीटर्स। अब अगर आप या ऐसे भी लिख सकते हो कि 7√3 पहले का, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है, तो 7√3 + 7 मीटर्स। अब यहाँ पे आप 7 कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा √3
+1 मीटर्स। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। तो ये आया 7√3 +1 मीटर्स एज आर आंसर हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है? कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, आराम से हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भैया एक बार देख लो। इंपॉर्टेंट था डायग्राम, क्यों? क्योंकि पहला सवाल जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों आया, और इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले बनाया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब जहां से आप नॉर्मली देखते हो, जो कि यहाँ पे ईबी के रूप में दिख रहा है। फिर वहां से एक बार ऊपर गए फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बार नीचे गए फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गया? गुड टू गो? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships is 30 and 45। फिर से डिप्रेशन वाला एक अच्छा सवाल। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। दो ships के बीच का डिस्टेंस आपको पता लगाना है। तो देखो, पहली बात तो एक सी लेवल बना लो जहां पे आपको दोनों नावें दिख रही होंगी, है ना। तो मान लो ये हमारा सी लेवल है, ठीक है, सीधा बना, ऑब्वियस सी बात है। अभी हम मान रहे हैं शांत है पानी, तो वो आपको अज्यूम करना है कुछ चीजें। देन आपने बनाना है आपका लाइट हाउस। अब लाइट हाउस भी अपन को एकदम सीधा सही बनाना है, ठीक है भैया। थोड़ा सा इधर हल्का सा, बस चलिए आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि एंगल अपना सही बने। अब आपकी दो बोट्स, अब देखो क्या है भैया, बोट बनाने की कला अगर मेरे पास होती तो मैं चित्रकार होता, मैथ्स का टीचर नहीं होता। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपका दो ऐसे गोले गोले जो बोट की तरह दिख रहे हैं। सर क्या मजाक कर रहे हो भाई, मान लो ना बोट है यार, क्या दिक्कत है, थोड़ा इतना तो मेरे लिए एडजस्ट कर ही सकते हो ना। तो इसको मैं बोल लेता हूँ बोट 1, तो इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने B1, ये है आपकी बोट 2। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है सर, एक का 30 है, एक का है 45, ठीक है। चलिए, लाइट हाउस की हाइट कितनी है, तो वो है सर 75 मीटर्स। तो लाइट हाउस की हाइट मैंने लिख दी यहाँ पे 75, ठीक है ना। चलिए, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए सबसे पहले मुझे बनानी पड़ेगी मेरी नॉर्मल आई लाइन हॉरिजॉन्टल वाली। तो वो मैंने कुछ इस प्रकार बनानी है, ठीक है, कि भैया ये नॉर्मल आई लाइन है हमारी, सीधी दिख रही होगी ऐसा होप करता हूँ मैं। अभी हल्की सी टेढ़ी है, एकदम स्ट्रेट बनानी है भाई साहब। कोशिश वैसे पूरी रहती है पर तुम्हें पता ही है ना। चलिए, इससे अच्छी अब मुझसे बन नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल आई लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल वाली। अब आपको यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन खींचना है भैया, ध्यान रखिएगा, वो नहीं खींचेंगे तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते कि नॉर्मल आई लाइन लगे, है ना। देखा, अब यहाँ से एक लाइन आएगी नीचे की तरफ, ठीक है, एक पहली वाली बोट पे, दूसरी आएगी दूसरी वाली बोट पे। तो ये हमारी पहली वाली बोट के लिए हो गई, है ना, और ये हो गई दूसरी वाली बोट के लिए। अब आप मुझे बताओ कौन सा एंगल 60-30 है, कौन सा एंगल 45 है, फिर हम उसको यूज करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। सब प्रोबेबली जहां तक हम देख पा रहे हैं ये होगा एक एंगल आपका हो जाएगा, अरे इतना नहीं, चलो एक एंगल हो जाएगा 30 ये वाला, और इसके इधर वाला हो जाएगा 45। डायग्राम आपका सही बना तो आपकी आधी जीत हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बताओ। चलिए भैया, अब कुछ और नेमिंग अपन को यहाँ पे करनी है, जो कि यहाँ पे होगा भैया, ये है अपना मान लो पॉइंट ए, इधर है पॉइंट सी, ठीक है। फॉर अ चेंज मैंने सी इसको दे दिया है। आपको क्या पता लगाना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आपको ये दूरी पता लगानी है, ठीक है। ये दूरी आपको नहीं पता है तो ये दूरी आपको फाइंड करना है। यहाँ पे एक चीज क्या होगा, यहाँ पे सर अगर ये 30 डिग्री है तो उसके एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, एंड इफ दिस इज 45 तो ये वाला हो जाएगा 45, है ना। 45 देख के थोड़ी खुशी तो होती है क्योंकि काम थोड़ा आसान हो जाता है कि नहीं। चलो, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए, यहाँ पे हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए B1C। एंगल सी है हमारा कितना सर, एंगल सी है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा सर, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एंगल B1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, और ये मैं घर से नहीं लाया, ये है भैया करस्पॉन्डिंग एंगल टू हुम, टू एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द पर्टिकुलर बोट, ठीक है। चलिए, 45 डिग्री था, वो एग्जैक्टली यहां से यहां आया तो वो 45 डिग्री मेंटेन हुआ। चलिए, उसके बाद आपका सर AC जो है वो है 75 मीटर्स, और एंगल के लिहाज से वो है अपोजिट साइड, ठीक है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे है B1C, वो मुझे पता करना है, वो अननोन है, लेकिन उसकी अगर मैं पोजीशन देखूं एंगल के हिसाब से तो वो है एडजेसेंट। अब यहाँ पे आपका काम क्या होता है सर, अब यहाँ पे हमारा काम होगा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वो सोचना। तो यूजिंग, फिर से जो अब तक हम करते आए हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
चलिए वैल्यूज रखिए सर, tan ऑफ B1 हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इज इक्वल टू अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा AC अपॉन नीचे हो जाएगा B1C। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए, तो सर tan B1 मतलब यहाँ पे आपका हो गया tan ऑफ 45, क्योंकि B1 की जगह आपने कहा है 45 डिग्री है। अब AC की जगह आ जाएगा यहाँ पे, AC की वैल्यू दैट इज 75 एंड B1C आपको पता करना है, ठीक है। tan 45 होता है 1, तो 1 इक्वल टू 75 अपॉन B1C। अब B1C वहां जाएगा तो B1C आपको मिल जाएगा इक्वल्स टू 75 मीटर्स, यानी कुल मिला के यहाँ पे मैं देखूं तो इस दूरी का मुझे पता चल चुका है, दैट इज 75 यहाँ पे है B1C की दूरी। चलिए पार्टीशन अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे हम तो इजी होगा अंडरस्टैंड करना हमारे लिए, तो इसलिए हम एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, एक यहाँ खींच देते हैं। अब आ जाओ दूसरे ट्राइंगल पे, ठीक है। दूसरे ट्राइंगल की बात करना भी जरूरी है, सिर्फ एक की बात करेंगे तो मामला नहीं हो पाएगा हमारा। तो वो है भैया इन ट्राइंगल, अब की बार हो जाएगा नाम उसका AB2C। B2C मतलब सेकंड वाली बोर्ड की बात हो रही है। एंगल C यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है। और जो हमारा एंगल है जिसकी सहायता से हम सवाल को सॉल्व करेंगे B2, वो है हमारा 30 डिग्री। अब ब्रैकेट में आप लिख दोगे ये क्या है सर, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल टू हुम, टू आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन था उसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए अपन यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। और क्या चीज आपको पता है, और कौन सी वैल्यू आपको पता है सर? और मुझे ये पता है कि मेरा जो AC है, मतलब जो घर में लगा है वो AC नहीं, यहाँ पे AC है, वो है 75 मीटर। और दूसरा जो B2C है उसको अगर मैं देखूं, इसको अगर मैं नाम दे दूं X, तो वो मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे X प्लस B1C, या ऐसा लिखो यहाँ पे कि B2C इज अननोन फॉर नाउ, और ये है हमारा एडजेसेंट और ये है अपोजिट। अब देखो कई बार क्या होता है ना, अपन सारी चीजें एक बार में कहने की कोशिश करते तो कंफ्यूजन हो जाता है चेक करने वाले को भी, इसीलिए कम चीजें बोलो, एक बार स्टेप बाय स्टेप चलो। तो अभी मैं B2C को फर्दर बाइफरकेट नहीं कर रहा हूं, तो यहां लिखा मैंने यूजिंग कौन सा सर, वही tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या मिलेगा आपको, वैल्यू रखिए सर। tan ऑफ कितना हो जाएगा सर, tan ऑफ हो जाएगा आपकी बार 30 डिग्री। आपने लिखा यहाँ पे tan 30 इज इक्वल्स टू अपोज 30 नहीं, पहले नाम लिखो, tan ऑफ कितना है सर, ये है tan ऑफ B2 इज इक्वल्स टू AC अपॉन B2C। चलिए तो tan B2 आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सर 30 डिग्री। तो आपने लिखा यहाँ पे tan ऑफ 30 इज इक्वल्स टू AC मतलब हो जाएगा 75 एंड B2C मतलब हो जाएगा पूरा, अभी तो ऐसे ही चलने दो, बाद में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। सो tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। AC की जगह आ गया 75 और यहाँ आ गया B2C, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B2C वुड बी इक्वल्स टू 75√3 मीटर्स। तो हमारे पास जो दो वैल्यू आई है ना, वो कौन सी वैल्यू आई है सर? दोनों जो वैल्यू आई है वो ये बता रही है कि इंडिविजुअल बोट का लाइट हाउस से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो यहां पे आप फाइनली क्या लिखोगे, अब आप फाइनली अपने आंसर में लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। वो कैसे निकलेगा भैया? तो सर वो हो जाएगा, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो B1 B2 हमारा जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स होगा। तो आप कह सकते हो कि B2C माइनस B1C से हमारा वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो B2C है 75√3, ठीक है। B1C है 75, दोनों को माइनस कर दो, 75 ले लो कॉमन, तो अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर्स एज आर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपका काम हो गया यहाँ पे। तो पहले मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज से दोनों बोट का इंडिविजुअल लाइट हाउस से डिस्टेंस निकाला, फिर दोनों को आपस में माइनस किया, तो हमें समझ में आ गया कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। चलिए स्क्रीनशॉट डन, गुड टू गो है जी, बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जिसका डायग्राम यहाँ पे पहले से हमें काफी हद तक दिया हुआ है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड in the horizontal line at the height of 88.2 meters from the ground। तो 88.2 क्या है? ये ग्राउंड से बलून का डिस्टेंस है, और ये 1.2 क्या है? ये उस गर्ल का डिस्टेंस है जो कि उस बलून को देख रही है,
ठीक है, तो मतलब यहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको दोनों की हाइट दी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन जब वो गर्ल ने देखना शुरू किया होगा तो वो जमीन पर लेट के थोड़ी देख रही है, वो तो खड़े होके देख रही है। तो उसके आई लाइन से जब आप नापना शुरू करोगे, उसके हॉरिजॉन्टल लेवल से नापना शुरू करोगे, तब वो सही मेजरमेंट होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट अ इंस्टेंट 60 डिग्री। फिर बाद में ऑब्वियसली बात है, हवा चलेगी, बलून आगे हो जाएगा, तो वो 30 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इन द इंटरवल। तो पहली बात देखिए, यहाँ पे ये आपने पॉइंट दे दिया ए, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम ब्लैक से लिख लेते ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये हमारा पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा बी नीचे जो यहाँ पे होगा, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा पॉइंट बी है, और ये जहाँ पे वो गर्ल है वहाँ पे है पॉइंट सी। नया पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे डी एंड ई, ठीक है। अच्छा, अब ग्राउंड से हाइट भले 88.2 है, पर जो हाइट हम कंसिडर करेंगे वो 88.2 नहीं होगी, वो होगी 88.2 माइनस 1.2, दैट इज 87 मीटर्स। ये क्लियर हो गया मामला आपको? ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल सर, क्योंकि सर वहां पे जो गर्ल की हाइट है वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से देख रही है, तो वहीं से हम कंसिडर करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात होगी किसकी? सर बात होगी इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी जो है वो है मेरा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पे चीजें पता है वो ये कि भैया एंगल सी जो है वो है अपना कितना सर? वो है 60 डिग्री, और वो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ए ऑफ ई, लिख दिया मैंने यहाँ पे सीधे सीधे। चलिए, उसके बाद आपने क्या बोला? सर ए बी जो हमारा डिस्टेंस है वो है 87 मीटर्स, मैंने पहले ही डायग्राम में यहाँ पे लिख दिया है कि वो क्यों आएगा ऐसा, और वो है एंगल के हिसाब से अपोजिट। जो मुझे नहीं पता है वो है बी सी, जो कि यहाँ पे अननोन है, और वो है ऑपोजिट नहीं, वो है एडजेसेंट एंगल के जस्ट बाजू में, है ना। चलिए, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? तो सर अब तो हम इतने क्वेश्चन कर चुके कि ऑलमोस्ट याद ही हो गया कि यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चलिए, नाम रख दीजिए भैया, मतलब नाम मतलब यहाँ पे कौन कहाँ पे है? तो सर tan ऑफ हमने लिया यहाँ पे c, अपोजिट के लिए नाम है अपना ए बी, एडजेसेंट का नाम है अपना बी सी। चलिए, ये दोनों हमने यहाँ पे रख दिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब tan सी मतलब सी की जगह आ जाएगा 60 डिग्री, है ना, तो यहाँ पे लिखा आपने tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की जगह उसकी वैल्यू यानी 87, और बी सी मुझे पता करना है, फिलहाल तो पता नहीं है। tan 60 होता है √3, तो यहाँ पे आपने लिखा 87 अपॉन ये हो जाएगा √3, वहाँ मल्टीप्लाई होगा, बी सी मतलब वहाँ जाएगा उस तरफ, तो वो तो हम अगले स्टेप में कर देंगे। चलिए, अब इसके बाद आपने क्या लिखा है यहाँ पे? तो सर बी सी इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3 मीटर। सर अभी मैं इसको वैसे तो कर सकता हूँ रैशनलाइज, पर फिलहाल मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तब मैं देखूंगा, जरूरत होगी तो कर लेंगे। सेकंड हमारा ट्राइंगल कौन सा? सर सेकंड है सी डी ई। तो अब तक तो अपन इतने क्वेश्चन कर चुके कि अपन को ऑलमोस्ट याद ही हो गया प्रोसेस, है ना। तो सी डी ई में एंगल जो अपना कौन सा एंगल ई है 90 डिग्री, ठीक है, और आपका एंगल सी जो है वो कितना है? सर एंगल सी है यहाँ पे 30 डिग्री, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है क्योंकि बलून अब आपसे दूर चला गया है। तो आपको अब दूर चला गया है चीज, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आप पास में रहते हो तो आपको ज्यादा ऊपर देखना पड़ता है, दूर हो जाते हैं तो आपका विजन बढ़ जाता है, तो आप नीचे करके मतलब आपको ज्यादा आपके नेक को मूवमेंट नहीं करना पड़ता, इसलिए यहाँ पे भी एंगल थोड़ा कम हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। डीई डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 87 मीटर्स, यहाँ भी हो जाएगा, और ये है अपोजिट, ठीक है। बलून आगे बढ़ रहा है, ऊपर या नीचे नहीं जा रहा, आगे ही बढ़ रहा है, तो इसलिए सेम 87 ही रखा हुआ है, ठीक है। बीसी की जगह अब क्या हो जाएगा? हो जाएगा ईसी, है ना। तो पहले बीसी था, अब हो जाएगा ईसी, और ये अननोन है, और ये हमारा एडजेसेंट साइड है, ठीक है। चलिए, कौन सा रेशियो यूज होगा? वही जो सर अब तक करते आए हैं, दैट इज यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसी रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, tan थीटा मतलब ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे tan ऑफ कौन सा एंगल है भैया? एंगल है आपका C, ठीक है। ये देखो यहाँ पे DE जो है वो आपकी वैल्यू पता है, तो वो आप लिख दोगे अपोजिट में, और एडजेसेंट आप हो जाओगे EC, ठीक है। तो tan ऑफ 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री नहीं, 60 नहीं, सॉरी 30 डिग्री, 60 तो अपन ने पहले लिया, तो tan ऑफ 30 डिग्री
इज इक्वल्स टू डी ई की वैल्यू है अपनी 87 और ई सी मुझे पता करना है। tan 30 होता है 1/√3, तो मैं अगर यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन ले लूँ तो कंटिन्यू करूंगा तो बोलूंगा 1/√3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन ई सी। तो यहाँ से ई सी की दूरी मिलनी चाहिए, ई सी मिलना चाहिए 87√3 मीटर्स, है ना? बिल्कुल ठीक सर। अब आ जाओ यहाँ पे वापस एक बार। तो ई से लेकर सी तक का मिल गया आपको 87, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं 87√3 मीटर्स। और अगर मैं बात करूं उधर तो वो बी सी या सी बी जो भी मुझे मिला है वो मिला 87/√3, उसको मैं अगर रैशनलाइज कर दूं तो ये हो जाएगा 87√3/3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 29√3 मीटर्स। अब यहाँ पे आपके पास जगह नहीं है तो ये लिखोगे आप 29√3 मीटर्स। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारी कुछ यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे बी सी आपका कितना आएगा, तो मैं लिख देता हूँ इधर पे ऊपर कि बी सी मिला मुझे 29√3 मीटर्स, ठीक है ना? वहां से मैंने यहाँ लिख दिया डिवाइड बाय 3 करके। तो डायग्राम में भी मेंशन कर देते हैं भैया, तो वो कितना है, तो सर वो मिला है आपको 29√3 मीटर्स। अब अगर आप देखोगे बीई जो होगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करें उस बात को, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून वुड भी आपका हो जाएगा बी से लेकर ई तक, ठीक है? तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, बीई निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा कौन सा सर, वो करना पड़ेगा हमें ई सी माइनस बी सी, है ना? यही होगा ना, एक बार डायग्राम में देखो, हाँ ई सी माइनस बी सी करना पड़ेगा तो मुझे बीई मिल जाएगा। तो भैया डिस्टेंस आएगा मेरा, एक था 87√3, दूसरा माइनस करने पे आया 29√3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आप माइनस करने को यहाँ पे देखेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा भैया, देखो 87 में से मोटा माटी 30 माइनस कर लो, क्योंकि पहले √3 कॉमन आ जाएगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा, है ना? तो अगर मैं 87 में से 30 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 57, लेकिन 29 है तो एक वापस करना पड़ेगा, तो कुल मिला के मिलेगा आपको 58√3 मीटर्स, ठीक है ना? ऐसे भी करोगे, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से नहीं 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, बिल्कुल ठीक। तो 58√3 मीटर्स हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पहले इस पार्ट का कलेक्ट कर लो, गुड टू गो है, ठीक है? और फिर यहाँ से आप आ जाओ इधर पे जहाँ पे आपका फाइनल कंक्लूजन निकला। चलो ये था हमारा 14th क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। प्रोबेबली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम फटाफट देखेंगे हमारी समरी को और आज के सेशन को एंड करेंगे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है? A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. Very good. Which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 सेकेंड लेटर। तो प्रोबेबली ये सवाल न सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, बल्कि कहीं ना कहीं आपके फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम, उसका भी एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस ग्राउंड। चलिए सबसे पहले तो अपना स्ट्रेट हाईवे बना दो। तो हमने बनाया भैया, देखिए ये है हमारा स्ट्रेट हाईवे, जिसके एंड पे, जिसके लास्ट पॉइंट पे है अपना कितना, इसके लास्ट पॉइंट पे है अपना यहाँ पे टावर, बढ़िया एकदम सुंदर। चलिए ठीक है, अब पहले मान लो कार किस स्थान पे थी, तो भैया देखो अपन से तो कार बनेगी नहीं, तो अपन कार बनाएंगे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, है? कार का व्हील मान लो यार, अब क्या इतना सीरियस ले रहे हो, ठीक है? अब 6 सेकंड के बाद यही आपका जो एंगल था वो 30 की जगह हो गया 60 डिग्री, ठीक है? अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगी आपको नॉर्मल आपकी आई लाइन, तो ये हमारी नॉर्मल वाली आई लाइन हो गई, ठीक है? स्ट्रेट है कि नहीं है, बिल्कुल लग रही है सर, हाँ अब तो और अच्छे से लग रही है। चलिए ये हमारी नॉर्मल आई लाइन हो गई। अब यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा हमारा पहले वाले पार्ट के लिए और दूसरा बनेगा यहाँ पे नए वाले। तो ये हमारा पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया 30 डिग्री, फिर वो चेंज होके हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम जहाँ थे वहीं रहो। अब दूसरा वाला बनाते हैं हम यहाँ पे, चलो भैया तुम हो जाओ ख़त्म। अभी भी हिल गया ना बेटा, हिलते नहीं है। चलो ये आपका दूसरा वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है? एक आपने कितना बोला सर, एक है हमारा 30 डिग्री। अब अगर ये एंगल 30 है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से हम यहाँ पे उसको सही कर देते हैं।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, अगर एक एंगल ये वाला 30 है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एंगल होगा वो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और अगर आगे जो है आपका एंगल 60 डिग्री है तो उसके करस्पॉन्डिंग वाला एंगल ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आपको क्या पता है, आपको कुछ नहीं पता है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, तो आपने हाइट ऑफ द टावर बोल दी h। ठीक है, अब नहीं पता है तो कुछ नाम देना ही है। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C1, नहीं ये काम करो C2 लिखो इसको, और ये है C1। तो पहले कार यहाँ थी, फिर कार यहाँ पहुंच गई। ठीक है, चलो हाँ ये कर सकते हो, इसको आप बोल दो x, क्योंकि शायद इसका यूज ना पड़े। आपको पता लगाना है कितना टाइम लगेगा कार को रीच करने में फुट ऑफ द टावर। चलिए इसको हम x भी नहीं बोल रहे, हम देखते हैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जो भी नाम देना होगा बाद में जरूरत होगी दे देंगे। सबसे पहले यहां बात होगी भैया, देखो इन ट्राइंगल ABC1 जहां पे कार पहले थी, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल C1 इज इक्वल्स टू कितना सर, एंगल C1 हो जाएगा यहां पे आप देखोगे 30 डिग्री। ठीक है, एंगल C1 कितना, एंगल C1 है आपका 30 डिग्री। ठीक है, कैसे हुआ ये, तो सर ये है करस्पॉन्डिंग एंगल टू, करस्पॉन्डिंग एंगल टू किसको, टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, चलिए ये मैंने लिख दिया A ऑफ D, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, शॉर्ट में लिखा है थोड़ा आलस दिखाते हुए। आप एंगल ऑफ डिप्रेशन में कम से कम DEP तो लिख ही देना। चलो मैं भी लिख देता हूँ, कल वरना बोलोगे सर खुद तो करते नहीं हो, हमसे करवाते रहते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखना, अब आपने क्या बोला सर, जो AB है जिसको आपने बोला है H, वो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा हमारा ऑपोजिट। ठीक है, और जो BC1 है जो कि फिलहाल मुझे पता नहीं है, तो मैं BC1 को यहाँ पे लगा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एडजेसेंट। इतना क्लियर है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे आपको अपोजिट एडजेसेंट की बात करनी है तो कौन सा एंगल यूज होगा सर, tan थीटा। तो आप बोलोगे यूजिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखना tan थीटा मतलब कितना सर, एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तो आप पहले नाम दे दीजिए, तो tan ऑफ C1 इज इक्वल्स टू, अपोजिट की जगह मैंने नाम दे दिया भैया AB, और एडजेसेंट की जगह नाम हो जाएगा BC1। चलिए C1 मतलब कितना हो गया, एंगल हो गया 30 डिग्री, सो tan 30, अब AB मतलब ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा H अपॉन BC1। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3, तो आपने लिखा है यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन BC1। तो यहाँ से मुझे मिला कि देयरफॉर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना चाहूँ तो BC1 इज इक्वल्स टू H√3 मीटर्स। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आप पार्टीशन ड्रॉ कर दीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, किसको कहाँ हमने शुरू किया कहाँ ख़त्म किया। यहाँ भी अब ये हो गया एक ट्राइंगल। देखो जितना हमें पता है उतना हम करते चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना दूसरे ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इन ट्राइंगल ABC2, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC2 एंगल जो है आपका कौन है सर, एंगल है मेरा यहाँ पे देखोगे एंगल B है 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल C2 आ जाएगा, आप देखोगे कितना, तो वो है 60 डिग्री। ये भी कैसा है, तो सर वही बात, करस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन के करस्पॉन्डिंग है ये एंगल, इसलिए यहाँ पे ये बात हो रही है। चलिए C2 आ गया आपका 60 डिग्री, तो आपने यहाँ पे अब क्या लिखा, तो सर हमने यहाँ पे लिखा भैया देखिए, और कौन कौन सी वैल्यू पता है वो भी बता दो। तो सर AB है हमारा H, ठीक है, ये है ऑपोजिट, और दूसरी चीज है हमारा यहाँ पे BC2 विच इज योर, फिलहाल तो अननोन क्वांटिटी पर है एडजेसेंट साइड। चलिए इसके बाद हम फटाफट यहाँ पे एक पार्टीशन और कर देते हैं और थोड़ा सा मामले को आगे बढ़ाते हैं। ये अपना यहाँ पे कौन सा रेशियो यूज होगा सर, वही जो अब तक होते आया है, tan थीटा। हमारा चैप्टर खत्म होने पे आया है पर रेशियो तो वही चल रहा है, यूजिंग tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चलिए अब नाम रखिए भैया, मतलब कौन कौन था, तो सर एंगल है अपना यहाँ पे C2, अपने लिखा tan ऑफ C2। साइड्स कौन कौन सी होंगी, तो सर एक हो जाएगी AB अपोजिट और दूसरी हो जाएगी BC2, है ना, वहां पे BC1 था, यहाँ पे BC2 है।
अब tan C2 मतलब यहाँ पे एंगल हो जाएगा आपका कितना 60 डिग्री, AB की जगह आ जाएगा H और BC2 आ जाएगा आपका कितना सर, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। tan 60 मतलब √3, तो यहाँ पे आपने लिखा H अपॉन BC2, तो इसके हिसाब से BC2 आ जाएगा कितना सर H अपॉन √3। ठीक है, तो उसको अगर हम फ्रेश स्क्रीन पे ले लें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं भैया BC2 इज इक्वल्स टू H इंटू √3 की H अपॉन √3। एक बार चेक करो सर, H अपॉन √3 आ जाएगा। चलिए H अपॉन √3 मीटर्स। अब एक बात समझना, मुझे ये BC2 का डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन कितने टाइम में करना है ये आपको बताना है। तो उसके लिए हमारी हेल्प कौन करेगा? तो सर जो वैल्यू पता है पहली बात तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप एक बात देखना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आ जाता है इसका इंटरेस्टिंग पार्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, टाइम टेकन, यहां पे हम बोल रहे हैं टाइम टेकन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन जगह मैं लिख रहा हूं T। ठीक है, तो T इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। अब ये T कहां से आया सर? सवाल में लिखा है ना 6 सेकंड में आपने कुछ ट्रैवल किया। क्या ट्रैवल किया आपने? 6 सेकंड में आपका एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया। तो 30 से 60 मतलब आप 6 सेकंड में कहां से कहां गए? 6 सेकंड में आप C1 से C2 पहुंचे। तो यहां पे मैं फिर वो भी लिख देता हूं कि अगर टाइम 6 सेकंड है तो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा C1 C2। ठीक है ना? अब एक बात समझना, C1 C2 की वैल्यू पता है क्या आपको? C1 से C2 कितना था? नहीं सर, पर क्या हम वो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे सर? आपके पास BC1 दिया है H√3 और आपके पास BC2 दिया है कितना सर? BC2 दिया है हमारे पास H/√3। तो प्रोबेबली इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे आप वही कैलकुलेशन करोगे कि नाउ C1 C2 इज इक्वल्स टू BC1 माने दूर वाला पॉइंट माइनस BC2 यानी आपका जो अभी बीच वाला पॉइंट है जहां पे कार आपने देखी थी। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक है H अपॉन √3, एक है H√3। कहाँ गए भैया H√3? सर ये रहा H√3, बिल्कुल ठीक है भैया, यहाँ पे लिखा हमने H√3 माइनस ये है अपना H अपॉन √3। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो C1 C2 कितना हो जाएगा मेरा? तो सर ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद H√3 पहले से है, मुझे एलसीएम लेने के लिए √3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस H हो जाएगा, होल डिवाइड बाय √3 हो जाएगा। तो C1 C2 मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो पॉइंट है हमारा दोनों उसी कार का, वो हो जाएगा 3H माइनस H अपॉन √3, दैट इज 2H अपॉन √3। यानी 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो सर यहाँ पे अगर हम एक टेबल बना के थोड़ा सा देखने की बात करें तो यहाँ पे दिखेगा, तो आपने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूं कि डिस्टेंस जो है और टाइम जो है उसकी बात करूं, तो डिस्टेंस था मेरा 2H/√3 और टाइम लगा मुझे 6 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया मेरा पहले वाला स्टेटस। ये डिस्टेंस था 2H/√3, सिंपल गणित अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये डिस्टेंस था 2H/√3। कैसे निकाला हमने? हमने BC1 डिस्टेंस निकाल लिया था और BC2 निकाल लिया, दोनों को माइनस किया तो 2H/√3 आया। अब ये समझना, अब मुझे कवर कितना करना है, तो अब हमारा सिनेरियो है, तो ये तो हो गया गिवन। ठीक है, अब यहाँ पे टू फाइंड की अगर हम बात करें कि फाइंड हमें क्या करना है, तो फाइंड करना है कि अगर डिस्टेंस है H√3, H अपॉन √3, तो टाइम कितना लगेगा। तो देखो सिंपल गणित है। कैसे सिंपल गणित है सर? तो सर यहाँ पे अगर हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे आपका होगा कि 2H/√3, ठीक है, इज गोइंग टूवर्ड 6, इज हैविंग 6, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे क्या आपने यहाँ पे लिखा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। यहाँ पे एक रिलेशन बता रहे थे कि भैया 2H/√3 is covered in 6 seconds, divide both sides by 2, we get, अब इधर पे 2H बाय जब √3 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो कैंसल कर देगा इस ऊपर वाले 2 को, आपके पास बचेगा केवल H/√3 और वो कवर होगा फिर 3 सेकेंड्स में। ये क्लियर हुआ? यहां से भी आपको देखो दिख ही रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये 2H/√3 डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे H हो गया, तो जब ये आधा हो गया
तो ये भी आधा, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा। तो मेरे सवाल का जवाब कि भैया फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो C2 से कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। तो जवाब क्या होना चाहिए हमारा, जवाब होना चाहिए 3 सेकंड। थोड़ा सा समय लगा लेकिन आपको चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी, ऐसा हमारा हमेशा प्रयास रहता है, इसलिए यहाँ पे हमने इन डिटेल आपको यहाँ पे सारी चीजें करके दी। चलिए स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो पहले इस पार्ट को कवर कर लें जहां पे आपने दोनों डिस्टेंस निकाले, फिर आपने यहाँ पे देखा कि भैया कैसे आप उसको फर्दर थोड़ा सा फिजिक्स का नॉलेज इस्तेमाल करके चीजों को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, गुड टू गो। फटाफट अपन यहाँ पे समरी देख लेते हैं भैया। तो अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या देखा चीजें, वो अपन यहाँ पे रिवाइज करेंगे, फिर अपन इस आज के सेशन को खत्म। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने कुछ वर्ड सीखे वो थे जैसे लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट क्या होता है भैया, तो वो जरा फटाफट अपन रिवाइज कर लें। तो लाइन ऑफ साइट मतलब हम अपनी आंख से जब किसी चीज को देखते हैं तो किस डायरेक्शन में हमारा विजन जाता है, तो हमारी आंख से वो क्या एक लाइन होती है जो कि हम ड्रॉ करते हैं, कहां से, हमारी आंख से, ऑब्जर्वर की आंख से, वो पॉइंट जो कि हम देखना चाह रहे हैं, पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जैसे हम टॉप को देख रहे हैं तो टॉप पे हमारा जो आई साइट जा रहा है, जो विजन जा रहा है, उसका पाथ ड्रॉ करना है इस लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े सेकंड पॉइंट देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो वो एंगल होता है जो कि फॉर्म हुआ है किससे, लाइन ऑफ साइट का विद द हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जब हम नॉर्मली किसी चीज को देख रहे हैं वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल खड़े हैं, सीधी मुद्रा में खड़े, एकदम स्टैंड स्टिल खड़े हैं, एकदम सामने देख रहे हैं, तो जो हमारा आंख का लेवल है वो है हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अब जब हम किसी चीज को देखने के लिए ऊपर की ओर अपने आप को थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं, अपने गर्दन और आंखों को ऊपर लेके जा रहे हैं, वो बनाता है हमारी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करते हो, इन दिस केस द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, जब हम अपने हेड को ऊपर उठाते हैं, अपनी गर्दन को थोड़ा सा बेंड करते हैं और आईज को ऊपर लेके जाते हैं, तब आप एंगल ऑफ एलिवेशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अगर कोई चीज, मतलब आप ऊंचाई पे खड़े और आपको नीचे जाती हुई चीज दिखनी है या फिर नीचे रखी हुई चीज देखनी है, तो उस केस में आपको अपने आंख के लेवल को नीचे लाना पड़ता है, तो आपके हेड को लोअर तरफ ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा भी है व्हेन वी लोअर अवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जो आपका लाइन ऑफ साइट होता है वो हॉरिजॉन्टल से डाउन की तरफ जाता है, बिलो की तरफ जाता है, उसमें अबव जाता है ऊपर, इसमें बिलो जाता है। ठीक है, ये आपका डिफरेंस हो जाता है दोनों चीजों में, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। सेकंड, आपने यहां पे क्या देखा कि भैया हाइट और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस जो होता है, इन दोनों का यहां पे हम जितने भी कैलकुलेशंस हमने किए, जो भी हमारा यहाँ पे पूरा मामला था, वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सहायता से निकाल पाए। तो इट इज अ चैप्टर जहां हमने एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही रियल लाइफ बेस्ड जो होते हैं ना अपन के प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व करने के लिए यूज किया, और आगे भी करेंगे जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आई थिंक प्रोबेबली हमारे सेशन का एंड है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सेशन एंड करने से पहले आपने डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को बनाया है इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी शीट्स का सॉल्यूशन और हैंड रिटन नोट्स एंड स्टडी मटेरियल, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है फॉर एनी एग्जामिनेशन, चाहे वो स्कूल का हो चाहे बोर्ड लेवल का हो, वो बहुत अच्छे से हो पाती है। और इसीलिए हम आपका ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड कर पाए हैं और इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन पाए हैं। आपका सपोर्ट रहा है कंटिन्यूसली, आपने रेगुलरली हमारे थ्रू पढ़ाई करी है, अपने गोल्स को अचीव किया है, इसीलिए हम यहाँ पे आज स्टैंड करते हैं। देन अगर आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपको चीजें ऑन टाइम पता चलती रहेंगी, तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। देन हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो अगर आप डेफिनेट सक्सेस को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, इन नंबर्स के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से ही हम अपने विजन तक पहुंच पाएंगे और मैक्सिमम बच्चों तक हमारा जो पूरा विजन है, हमारा जो आइडिया है कि भारत का हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, उस तक हम पहुंच पाएंगे। तो आपका सपोर्ट, आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आपका ये छोटे छोटे जेस्चर्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो, आपकी मोटिवेशन देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए रोज प्रेरित करते हैं। चलिए, ये होता है हमारा आज का सेशन एंड। चैप्टर 9 हमने यहाँ पे समाप्त किया। पहला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स और 3 क्वेश्चन किए थे। आज के पार्ट में हमने रिमेनिंग क्वेश्चन को खत्म किया, एक्सरसाइज को समाप्त किया, चैप्टर को फिनिश किया। अब अपन अगले सेशन में नया चैप्टर शुरू करेंगे। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, माँ बाप की सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।